असल में पीयूष मिश्रा कौन है? एक बंदा है, खोज रहा है अपने आप को, 50 साल से खोज रहा है लगातार और तब तक रहेगा जब तक मैं मर नहीं जाता। 20 साल में तय कर चुका था कि घर छोड़ूंगा। उसके बाद फिर जिंदगी में लड़की आ गई, फिर शराब आ गई, उसके बाद फिर बह गए उसमें। उसके बाद 40 साल से फ्लोट कर रहे हैं उसमें। आई सॉ कल की लिक्विड मिस्टर अमिताभ बच्चन और स्टंट कर रहे हैं 80 की उम्र में। बहुत अधिक रोल्स किए नहीं मैंने, लेकिन जितने रोल्स किए बड़ा एक्साइटमेंट था करते हुए। भले वो पिंक हो या हैप्पी भाग जाएगी हो या तेरे बिन लादेन हो या मकबूल हो या गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, मैं अपनी स्क्रिप्ट जो करीब 2 महीने पहले मंगवा लेता हूँ। जो एक्टिंग करते हुए मैं किसी और ट्रिप पे चला जाता हूँ, मतलब मैं नशे में आ जाता हूँ। तो पीयूष मिश्रा का क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? आप गाने कैसे बनाते हैं? ये लोगों को लगता है कि जो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहीं से गोवा चले जाता है, कोई काठमांडू भाग जाता है लिखने के लिए। मैंने सारा काम किया अपना मंडी हाउस में बैठ के। जब आप गाते भी हैं, ऐसा लगता है कि आप कहानी सुना रहे हैं। इन गानों को अगर पैशनेटली नहीं गाओगे आप, तो हाल समझ जाती है ऑडियंस हाल समझ जाती है कि जो है ये आज मजा नहीं आ रहा। बट कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि गाना नहीं बन रहा, छोड़ देता हूँ, मैं सो जाता हूँ। क्यों जबरदस्ती चिपके क्यों उसके साथ में? नहीं हो रही भाई, कई बात यू आर ए ह्यूमन बीइंग यार, हार स्वीकार करो ना। राइटर्स ब्लॉक पता नहीं क्या होता राइटर्स ब्लॉक, मत मेरे को तो आज तक लगा। कहाँ लिख का रहा हूँ इंडस्ट्री के लिए, कौन लिखवाता है मुझसे? कोई नहीं लिखवाता। सबको लगता है कि मैं सेलेबल नहीं हूँ। मतलब अनुरागी है बेचारा, वो बेचारा कहें या कुछ भी कहें, पता नहीं कैसे, मतलब उसकी ऐसी सांस से अटकी हुई है मेरे। मैं इतनी गाली देता हूँ उसके बावजूद नहीं मानता। वो बोलता नहीं है मुझसे कैसे गाने चाहिए। मैं समझ जाता हूँ कि क्या चाहिए इसको। दिलजीत के कॉन्सर्ट में लोगों ने बोला कि विस्की पे गाने नहीं बनाने चाहिए। क्यों नहीं बना सकते? मतलब बनाने चाहिए, ये तो फन सॉन्ग है। विस्की से प्यार कर ले, थोड़ा दुलार कर ले, विस्की तो लाजवाब है। इंसान की बेकरार नींदों में झिलमिलाता खुशबू का एक ख्वाब है। जिंदगी को इतना तकलीफ के साथ देखते हैं ना कई बार। हर चीज को जाने दो यार, हर चीज चलने दो। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द म्यूजिक पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही मल्टी फैसेटेड, मल्टी टैलेंटेड है और बहुत ही अलग है। उनके करियर की शुरुआत, उनका बैकग्राउंड, उनकी जीवनी, वो जैसे काम करते हैं, वो सब कुछ यूनिक है। उन्होंने सबसे पहले थिएटर में एक्टिंग करना शुरू किया। उसके बाद में उन्होंने एक थिएटर ग्रुप को फाउंड किया जिसका नाम था एक्ट वन थिएटर ग्रुप। उन्होंने काफ़ी सारे प्लेज लिखे भी और डायरेक्ट भी किए। जब वो म्यूज़िक में आए तो उन्होंने म्यूज़िक की सारी ट्रेडिशनल तरीकों को चेंज किया। उनके बहुत सारे गाने फेमस है जिनसे आप उनको जान पाओगे। हुस्ना, घर, ये 2 गाने कोक स्टूडियो में काफ़ी फेमस हुए थे। उसके बाद आरंभ है प्रचंड, गुलाल फिल्म का गाना आप लोगों ने सुना ही होगा। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, गैंग्स ऑफ वासेपुर का काफ़ी फेमस गाना, और ऐसे काफ़ी सारे गाने। उनके गानों की खास बात यह है कि वो बहुत ही लिरिकली डेप्थ होती है उनके गानों में और बहुत ही इमोशनल रेजोनेंस होती है। उनके गानों का जो स्टाइल है, उनकी परफॉर्मेंस का स्टाइल जो है, वो थिएटर से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है और वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहानी आपको बता रहे हैं। थिएटर के बाद उन्होंने काफ़ी टीवी में भी एक्टिंग की और फिल्मों में भी एक्टिंग की। दिल से फिल्म से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी, लेकिन मकबूल के बाद उनको ख्याति मिली, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी फिल्म में काम किया, जैसे पिंक, रॉकस्टार, तेरे बिन लादेन और ऐसी काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं और उनकी जो रिसेंट किताब है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, उनमें उन्होंने बहुत ही खुल के अपने जीवन और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की है। उनसे हम म्यूज़िक के बारे में तो बात करेंगे ही। उनका एक रिसेंट टूर आ रहा है उड़न खटोला, जो कि बहुत ही क्लोज है उनके दिल के, उनके बारे में बात करेंगे। और लाइफ में उन्होंने क्या सीखा है, उनका क्या एक्सपीरियंसेस रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों बात करेंगे। प्लीज़ वेलकम द मल्टी टैलेंटेड पीयूष मिश्रा। पीयूष जी, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। नमस्ते। तो पीयूष जी, मैं पहला सवाल मेरा वो तकिया कलाम जैसा एक सवाल है जो मैं ज़्यादातर लोगों से करता हूँ, और आपने बहुत खुल के कहा है विपस्सना के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। आपने अपनी किताब में भी अपनी एक्सपीरियंसेस का जिक्र किया है। अब आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं और हर इंसान पीयूष मिश्रा को एक अलग अलग आईने से देखता है। आप अपनी फैमिली के लिए कोई और हो, अपने दोस्तों के लिए कोई और हो, जो लोग आपसे बिजनेस करते हैं उनके लिए कुछ और हो, बट असल में पीयूष मिश्रा कौन है? असल में पीयूष मिश्रा कौन है? पीयूष मिश्रा है, मतलब आप ये एक बंदा है, खोज रहा है अपने आप को। 50 साल से खोज रहा है लगातार। खुद साली कमी नहीं हो रही है। लगातार जितना खोजता है उतना और नई चीजें मिल जाती हैं जिंदगी में। ये भी खोजो, वो भी खोजो। पहले सोचा जब थिएटर करूंगा, थिएटर में बंद कर दूंगा थिएटर। उसके बाद सिनेमा शुरू हो गया, उसके बाद फिर रोल शुरू हो गए, उसके बाद फिर म्यूजिक शुरू हो गया, फिर नॉवल शुरू हो गए, पोट्री शुरू हो गई, बैंड शुरू हो गया। तो खत्म नहीं हो रही वो लगातार जुझार। यही जिंदगी है एक्चुअली। आप लगातार खोजते रहते हैं अपने आप को, और जिस मुकाम पर पा गए उस दिन आप खत्म हो गए, आपका काम खत्म हो गया। तो काम लगातार
लगातार सुचारू रूप से जारी है और तब तक रहेगा जब तक मैं मर नहीं जाता। लगातार आयु पर्यंत जो है आपके मतलब आयु पर्यंत कर्म जो है, यही जिंदगी है एक्चुअली। पूरी जिंदगी का लबाव ये है कि आप जन्म के अंत तक जो है काम करते रहे लगातार। अब मैं लुक एट मिस्टर अमिताभ बच्चन, भैया 80 की उम्र में क्या कर रहे हैं अभी। आई सॉ कल की, और स्टंट कर रहे हैं 80 की उम्र में, स्टंट कर रहे हैं, छोटे मोटे काम नहीं कर रहे, स्टंट्स कर रहे हैं। तो ऐसा ब्लेस्ड बंदा जो है, अगर ऐसे ब्लेस्ड बंदे हो जाए कि हम भी उनकी उम्र तक लगातार काम करते रहें, और काम करने की गुंजाइश भी है, अभी बहुत सारे आयाम भी हासिल करने बाकी हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा लगता है। और बहुत सारी एक्टिंग करनी बाकी है, बहुत सारे म्यूजिक आने इतने सारे करने बाकी हैं, कुछ कहने की आदमी। तो लगता है कि अभी जो है अभी खत्म होने की बारी नहीं, चुकने की बारी नहीं आई, अभी बहुत सारी चीजें करनी है जिंदगी। तो आप सही होगा कहना कि ट्रैवलर है? नहीं यार, आई एम बैड ट्रैवलर। मैं ट्रैवल करना, मेरे को कमरे में परेशानी है, और ट्रैवल करना पड़ता है ये बैंड की वजह से। अब जब बहुत करना पड़ता है, अदरवाइज अगर मेरा मन करे तो मैं अपने कमरे में बैठूं और अपने आराम से विपश्यना करूं। लेकिन जो है वो उसकी मजबूरी है, मतलब पेशे की मजबूरी है कि आपको करना पड़ता है ट्रैवल। और इतना ट्रैवल करना पड़ता है आजकल तो बैंड की वजह से, पिछले 2-3 साल में इतना ट्रैवल करना पड़ता है कि जो है कमर टूट जाती है। तो कमर में प्रॉब्लम हो गई है साली, वो कुछ जो है पता नहीं क्या, मतलब आपके वो है कुछ प्रॉब्लम है साथ में जो है ये। अब आप अमेरिका में तो ये हाल था कि हम रात को शो करते, वहां पर 7:30 बजे शो शुरू हो जाते हैं जी। वहां पर करना पड़ता है। आप 7:30 बजे करके 9 बजे आपको खत्म करना पड़ता है। 9 कई बार जो है ऐसा हुआ कि न्यू जर्सी, हार्टफोर्ड और पता नहीं एक और जगह थी, दो बार ऐसा हुआ कि रात को शो किया, उसके बाद रात को खाना खाया, सोए, रात को 3 बजे की फिर फ्लाइट, उसके बाद वहां पहुंचे, वहां पर साउंड सेट किया, उसके बाद परफॉर्म किया, रात को सोए, उसके बाद 3 बजे की फ्लाइट। 2 बार जो है मतलब आपके 25 दिन के टूर में 2 बार ऐसा करना पड़ा कि, और करना भी पड़ेगा आपको, परफॉर्म भी करना पड़ेगा आपको, आप उससे भाग नहीं सकते। पैशनेटली परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, उतनी पैशन के साथ में जितना पैशन के साथ में पहले शो में किया था, तो आप भाग नहीं सकते उससे। तो ये सब मजबूरी है, ये परफॉर्मिंग आर्ट की मजबूरी है। मतलब आप अपने आप को नीरस साबित नहीं कर सकते, आपको फ्रेश दिखना ही पड़ेगा। भले आपके घर में आपकी माँ मर गई हो, चाहे जो है आपके वो ट्रेजेडी हो गई हो, या थक गए हो, या हार्डली मैटर्स। ऑडियंस के सामने पहुंच गए आप, इसका मतलब ये कि ऑडियंस के सामने के धर्म को फॉलो करो। तो वो हमने किया। तो ट्रैवलर मैं वाइफ मेरी बड़ी जबरदस्त ट्रैवलर है, बट आई एम नॉट अ वेरी कीन ट्रैवलर जिसे कहते हैं। लेकिन ट्रैवलिंग अभी मजबूरी है। अब शूट में भी करता हूँ तो शूट में भी जाना पड़ता है बाहर, लगातार शूट भी एक्चुअली बहुत सारे हो रहे हैं। तो उसमें जो है बैंड एक्चुअली मेजर ट्रैवलिंग का जरिया है। बैंड में जो है जब से उड़न खटोला टूर शुरू किया है, हम 6 सिटीज कॉन्कर कर चुके हैं, और अभी जो है मतलब पता नहीं कितनी सिटीज बाकी हैं। तो लगातार वही है, ट्रैवलिंग तो है, करनी पड़ेगी। तो 2 बातें, एक तो आपने बताया यूएस टूर के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो शायद यूएस टूर नहीं किया होगा, जिन्होंने, हमारी ऑडियंस, तो उनको बता दें कि जनरली जब यूएस में हम टूर करते हैं तो कमर्शियली वायबल होने के लिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे को शोज़ होते हैं, और बाकी 4 दिन जनरली घूमना होता है। और क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे शोज़, संडे शोज़ अलग अलग शहरों में होते हैं, तो जैसे आपने बताया कि बहुत ही पैनिक वाली हालत होती है कि शो ख़त्म किया, होटल गए, खाना खाया, 3-4 घंटे की बाद की फ़्लाइट है। तो बहुत लोगों को लगता है जब आर्टिस्ट टूर करने जाते हैं तो बहुत मज़े कर रहे होंगे। अरे नहीं यार, बट वो जो 72 घंटे होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दूसरी, आपने बैंड की बात की, बली मारा जो आपका बैंड है, और अभी उड़न खटोला आप टूर कर रहे हैं, और आप एल्बम भी रिलीज करने वाले हैं। एल्बम तो उस टूर के बारे में कुछ बता सकते हैं? टूर कुछ नहीं, टूर है, ऑल इंडिया टूर है ये। हमने कलकत्ता शुरू किया था, 9 तारीख से शुरू किया था पिछले महीने की, और लगातार कर रहे हैं। इसमें और सिटीज ऐड होती जा रही हैं। तो अभी जो है ये हम कर ही रहे थे, पहले भी टूर कर रहे थे, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज तरीके से इसको नाम दिया गया उड़न खटोला। जो सिटीज जो हैं, जो पास सिटीज हैं, जैसे कि अहमदाबाद और बड़ौदा, भोपाल और इंदौर, है ना, गुड़गांव और चंडीगढ़, इन जगह हमने अपनी बस कर ली है। तो बस के ऊपर लिखा रहता है पूरा का पूरा कैप्शन वगैरह, उड़न खटोला का टूर है, ऑल इंडिया टूर। तो ये भी बड़ा मजा है कि जो हम बाय रोड भी जा रहे हैं। तो उसके बाद में हम कर रहे हैं, इसके अलावा एक कॉज भी जुड़ गया इसके साथ में, कि इस बार जो है राहुल मेरा जो मैनेजर है, राहुल गांधी, और निशांत अग्रवाल मेरा जो फाउंडर मेंबर है इसका बली मारान का गिटारिस्ट जो है, उन लोगों ने ये तय किया कि जो है इसका जो है एक मेजर जो हम कमाई होगी हमारा, उसका एक मेजर चंक जो है हम जो है जानवर के कॉज के लिए देंगे। पेट फॉर पॉज, प्ले फॉर पॉज, सॉरी। तो वो जो है एक जुड़ गया है। तो उसमें जो है मतलब एक अलग ही नशा है। हमें लगता है कि हम तो परफॉर्म करते हैं, वापस आ जाते हैं,
क्या फायदा हुआ? तालियां पड़ जाती हैं, हमें मजा आता है। हम जब वहां पर गए एनजीओज के उसमें जो है मतलब उनके पेट हाउसेस में, तो वहां देखा जो जानवरों की हालत थी, जिस तरीके से वो सर्व कर रहे थे उनको ना, हमें कई बार अपने आप पर शर्म आ गई कि हमारा काम कुछ नहीं है उनके सामने। तो हमें तो ये छोटी सी रकम देकर हम अपने आप को समझ रहे हैं महान बन गए, ऐसी बात नहीं है। हमें तो बहुत कुछ करना चाहिए उनके लिए। तो हम इतना कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। वो प्ले फॉर पॉज है, और पूछो क्या, और उसके बारे में क्या, एल्बम आने वाली है हमारी, करीब 11-12 गाने हो चुके हैं उसमें। तो एल्बम आने वाली है, तो वो मेरे ख्याल से इट विल टेक सम टाइम। पहले प्लान था कि उसका आ जाएगी मार्च अप्रैल में, लेकिन अब बहुत गाने जुड़ गए हैं उसमें, तो इट इज़ टेकिंग इट्स ओन टाइम। वो एल्बम आ जाएगी तो उसके बाद में ये सुविधा हो जाएगी कि हर बंदा गा सकता है हमारे साथ में गाने। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो गाना चाहते हैं लोग, जैसे विस्की है, या जो है थोड़ा नज़ारा है। द विस्की सॉन्ग की बहुत डिमांड भी आ रही है आपको, जो द विस्की सॉन्ग इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड सॉन्ग। विस्की अब हो गया है वो एक्चुअली। ह्यूस्टन में हमने ओपन किया था उसको। अमेरिका का टूर का पहला शो था ह्यूस्टन, तो वहाँ हमने ओपन किया था उसको, बट डेरे के साथ में ओपन किया था कि पता नहीं क्या परिणाम होगा इसका, क्योंकि पहली बार गा रहे थे। वो बड़ा हिट हो गया, तो उसके बाद फिर वो अब हिट है, बहुत पॉपुलर है। तो वो है। हम उसमें पंगा ये है ना, पंगा क्या मतलब, आपके अच्छी बात ये है कि पूरा बैंड जो है वो है लिरिक्स ओरिएंटेड गाने हैं जी। ये जो है झांझू नहीं है, ये लिरिक्स ओरिएंटेड गाने हैं इसमें। और इसमें ऐसी जो है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू मेरा है, तू मेरी है, तू तेरा है, तू तेरी है, इन सब के आगे लिरिक्स हैं कि जो है मतलब उसमें घर भी है, तो उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तो बनाएंगे घर। अब वो जो है दैट्स अ लव सॉन्ग, लेकिन वो डायकोटोमी है, बड़े विरोधाभास है उसमें, कैसे लिखा गया है कैसे नहीं लिखा गया है, तो वो है। तो ये इसमें जो है लिरिक्स ओरिएंटेड सॉन्ग है। अगर लिरिक्स कम्युनिकेट हो जाती हैं इन सॉन्ग्स की, तो उसका मतलब है कि सॉन्ग कम्युनिकेट हो गया। तो हम जो है मतलब इसको लिरिक्स को सुलझाना पड़ता है गाते हुए। और मैं क्योंकि थिएटर का बंदा हूँ, एक्टर हूँ, मैं एज एन एक्टर गाता हूँ, मैं एज ए सिंगर नहीं गाता। आई एम बैड सिंगर दैट वे, आई एम नॉट अ सीजन सिंगर। लेकिन जो है मैं गाता हूँ आपके मतलब पैशन के साथ में, उसको डायलॉग समझ के कि इसका अर्थ क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है। बहुत सारे सब टेक्स्ट में मीनिंग्स अंदर गाने के अंदर घुस के। तो वो जो है जितना बार गा रहा हूँ उतनी बार जो है और एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसको। जितनी बार गा रहा हूँ, आज से मैंने जो है 9 तारीख को जैसे विस्की गाया था, वो आज नहीं गाता, आज वो उसके कुछ और मायने हो गए, 150 मतलब और निकल आए हैं। तो वो करते करते जो है हर गाना एक्सप्लोर हो रहा है। और खास बात है कि नए गाने आते जा रहे हैं, तो अब हमारे पास में चॉइस आ जाएगी कि जो है मतलब कौन सा गाना किस शो में बजाएं, तो वो भी है। तो ये है बैंड। बाकी जो है मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। ये 9 लोग हैं करीब स्टेज पर एट टाइम, और इसके अलावा 14 लोगों का 15 लोगों का बैंड है ये, जिसमें जो है लाइट डिज़ाइनर और 2 साउंड ऑपरेटर्स और साउंड डिज़ाइनर्स और ऐसी मैनेजमेंट वगैरह जो है सब जो है मतलब पता लाया। पहले शुरू हुआ था ये 3 बंदों से 2016 में। मैं था, निशांत अग्रवाल था, गिटारिस्ट था हमारा, और जो है जयंत पटनायक करके हमारा परकशनिस्ट। 3 लोगों से शुरू हुआ था। आज जो इसकी हालत ये है कि आज वो काफ़ी बड़ा बन गया, और आर्ग्यूएबली मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंड, अगर अब गलत भी हो सकता हूँ, बड़ा बैंड तो हो गया अभी, बड़ा सबसे बड़ा नहीं तो बड़ा बैंड तो हो गया है, और डिमांड में है लगातार। और हम उनको निराश नहीं करते अपने ऑडियंस को। जो है जैसे भी लगता है कि ये गाने रिपीट हो रहे हैं, तो हम उनको चेंज कर देते हैं या नया गाना ले आते हैं। तो गाने लगातार वेलकम हो रहा है, अच्छा जा रहा है। सर वो है वो चीज़ है ऊपर, बड़ी खतरनाक चीज़ है ऊपर, हम समझते नहीं है उसको। एक्चुअली जो कुछ होता है तो उसकी मर्जी से होता है। हम करते रहते हैं सोच के कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। वो अहंकार इतना जुड़ जाता है ना यहाँ पर, मैं नहीं कर रहा होता, एक्चुअली कोई करवा रहा होता है हमसे। तो मैं तो आजकल जो ईश्वर भक्त हूँ, तो लगातार किसी के हुक्म से ही कर रहा हूँ, मुझे कुछ कर रहा हूँ, और तभी उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। जी। और अब आपका विस्की सॉन्ग भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। अब लेकिन क्या है, दूसरे आर्टिस्टों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जैसे दिलजीत तभी टूर कर रहे थे, तो बहुत सारे मीडिया और सबने बोला कि यार ये विस्की वाले गाने नहीं करने चाहिए, विस्की वाले गानों पे लोगों पे गलत असर पड़ता है। बट आप जिस हिसाब से वो गाने, क्या एक तो विस्की सॉन्ग हम गा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो? विस्की सॉन्ग गा सकते हैं। विस्की 1 बीघे सुट्टू और 4 बीघे धुत, तूने देखी न सुबह न शाम या गिर रात। अरे अद्दे की बात थी या बोतल की बात, पूरा ठेका ही पी गया है बेवड़े की जात।
ये विस्की है मीठी सिसकी है, ये विस्की है मीठी सिसकी है, इसको प्रेम से पिएगा तो तरंग लाएगी, जो बदतमीजी कर दी तो साथ में न भूल के ये 1000 डंक अपने संग लाएगी। विस्की से प्यार कर ले थोड़ा दुलार कर ले, विस्की तो लाजवाब है, हर इंसान की बेकरार नींदों में झिलमिलाता खुशबू का एक ख्वाब है विस्की। विस्की तू मेरी जान, विस्की तू मेहरबान, विस्की तू इनकलाब है, इंसान की बेकरार नींदों में झिलमिलाता खुशबू कहीं के ख्वाब है। ऐसे। और ये गाना भी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ अभी तक, करेक्ट? अभी रिलीज नहीं हुआ। तो ये सारे गाने आप परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन रिलीज होंगे जब आप एल्बम? हाँ, मेरे ख्याल से बाद में रिलीज होंगे, एक साथ रिलीज करेंगे इनको। तो सर हम ये बातें कर रहे थे, एक्चुअली सवाल वहां से शुरू हुआ था कि दिलजीत के कॉन्सर्ट में लोगों ने बोला कि विस्की पे गाने नहीं बनाने चाहिए, बट आप विस्की पे गाने बनाए भी है और आप बहुत कंफर्टेबल हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि आर्टिस्टों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे गाने ना बने? नहीं, चीज़ों पर गाने क्यों नहीं बने? फिर तो यार बहुत सारी चीज़ें आप आपत्तिजनक है कि आप किसी पर भी बना सकते, मतलब हर चीज़ पर जो है मॉरली दिक्कत हो सकती है, तो क्यों नहीं बना सकते? मतलब बनाने चाहिए, ये तो फन सॉन्ग है, फन सॉन्ग में क्या बुरी बात है? आप ना तो मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, फन सॉन्ग का मतलब नहीं कि मजाक उड़ा, आप ना तो मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, एक टेक ले रहे हैं, बड़ी मस्ती ले रहे हैं, आपकी चुटकी ले रहे हैं। एक चीज़ होती है विस्की होती है, उसे पीने से जो है आपके मतलब प्रेम से पिएगा तो तरंग लाएगी, जो बदतमीजी कर दी तो साथ में न भूल की करोड़ अपने डंक अपने संग लाएगी। अब ये टेक है, विस्की से प्यार कर ले थोड़ा दुलार कर ले, विस्की तो लाजवाब है, और इंसान की बेकरार नींदों में झिलमिलाता खुशबू का एक ख्वाब है। तो ये जो है टेक है, मज़ा है, मौज है, मज़ा है। इसमें बहुत अधिक जो है मतलब इसमें कोई मॉरल का सवाल नहीं है। हम बहुत ही ज़िंदगी को इतना तकलीफ के साथ देखते हैं ना, कई बार इतना भेद के देखते हैं ना कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो जाते हैं। इतना हर चीज़ को जाने दो यार, हर चीज़ चलने दो, मतलब चलने दो ना, बहुत सिंपली देखने की कोशिश करो। और सर मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ कि भारत देश में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत मैनेजर्स हैं, तो क्या होता है जब कोई एक चीज़ चलती है तो लोग उसको कॉपी करना शुरू करते हैं। कि मान लीजिए सोशल मीडिया चल रहा है तो लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे आना बहुत ज़रूरी है। किसी ने 6 पैक बना लिए तो ऐसा होता है कि 6 पैक बनाने बहुत ज़रूरी है। किसी ने डांस करना शुरू कर दिया स्टेज पे तो डांस करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ही स्टीरियोटाइप होती है। आप एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो ऐसा कुछ भी नहीं करते, आप अपनी बातें करते हैं। इनफैक्ट आप ऐसा लगता है कि आप कहानी सुना रहे हैं जब आप गाते भी हैं। सुनाता हूँ, एक्चुअली डायलॉग्स बोलता हूँ मैं। थिएटर के बहुत 40 साल से थिएटर कर रहे हैं यार तहसीन, तो उसका आदत तो खून में तो है हमारे। थिएटर बेसिकली तो एक्टर हूँ मैं, प्राइमरीली एक्टर हूँ मैं। आई पास्ड आउट एज एन एक्टर फ्रॉम स्कूल ऑफ ड्रामा। तो तब से लेकर एक्टिंग रिसर्च चल रही है लगातार कैसे होती है कैसे नहीं, अभी तक वही चल रही है। अभी तक जो है रोज़ ढूंढता हूँ, रोज़ खोजता हूँ, रोज़ खो जाती है, रोज़ खोजता हूँ, रोज़ खो जाती है। आज भी नया रोल मिलता है तो हकपकाहट होती है, नर्वसनेस होती है कि कैसे करूँगा कैसे नहीं। 40-45 साल का एक्सपीरियंस जो है सब बट्टे खाते गया। मतलब नया रोल मिलता है तो लगता है कि यार इसको किसी और तरीके से करो। यही चीज़ जो है धीमे धीमे करके जो है गानों में आती है। गानों में आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर, आई एम नॉट अ सीजन्ड सिंगर। मैं रियाज करता हूँ आजकल। जब से रेखा मिली है मुझे, रेखा भारद्वाज ने मेरा बड़ी मदद करी। उसने जो है मुझे आपके रियाज करने के कुछ नए तरीके सिखाए, जिससे मैं बड़ा आई एम थैंकफुल टू, अनुग्रहित हूँ उसका। और दूसरे मेरा हितेश सोनिक, मेरा जो है आपके जो प्रोग्रामर है, उसने मुझे पहली बार माइक्रोफोन के सामने गाना सिखाया। मेरी दम निकलती थी माइक्रोफोन से, मुझे लगा था कि सड़क की आवाज़ है, खाँटी आवाज़ है। ज़िंदगी भर सड़क पर गाया हमने तो, आप दिल्ली शहर में, तो ये कैसे इतनी हाल पकड़ लेगा माइक्रोफोन तो खराश को। अब वो ऐसी बात नहीं निकली। उसने कहा आप गाओ तो कम से कम। उसने दुनिया गवाया मुझसे पहली मरतबा, दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा थैंकफुल टू यू। और हितेश का तो बहुत ही मेजर योगदान, इसका सबसे बड़ा मेजर योगदान है, मुझसे भी अधिक योगदान उसका है मेरे गानों में। पहली बात तो रेखा जी और हितेश जी दोनों मेरे परिवार का हिस्सा है। तो मैं बड़ा खुश हूँ उनका नाम सुन के पॉडकास्ट पे। मैं ज़रूर उनको बताऊंगा भी उनके बारे में बात की। अब सवाल ये था कि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको ना ढाला जाता है एक चीज़ में। उसकी आदत नहीं पड़ी यार अभी ये नाचने की आदत नहीं, नाचने की आदत नहीं पड़ी मेरे स्टेज पर। लोगों के साथ गवाने की आदत नहीं पड़ी। गाते हैं लोग बात जो है, मतलब एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, आरंभ प्रचंड, उसमें साथ गाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं एक सतर गाऊं बोलूं कि आप दूसरी सतर तुम गाओ। ऐसा वो शोषा नहीं कहता मैं उसे, और लोग करते हैं तो मुबारक हो उनको, अच्छी तरह से करते होंगे।
लेकिन मेरे मेरे इट इज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, इट इज नॉट माय काइंड ऑफ थिंग। मैं जो है आपकी एक जगह टिक के जो है वहां पर जब मैं जाता हूँ वहां पर स्टेज पर ना, तो वो 2 घंटे के लिए लॉक हो जाता हूँ। मैं जितना थका हूँ, मैं बहुत 2 घंटे के लिए खड़े होकर गाना, एक्चुअली एक ही जगह पे खड़े होकर गाना, वो काफी टैक्सिक होता है, काफी टैक्सिक होता है। और ये गाने, इन गानों को अगर पैशनेटली नहीं गाओगे आप, तो हाल समझ जाती है ऑडियंस। करेक्ट। ऑडियंस हाल समझ जाती है कि जो है ये आज मजा नहीं आ रहा, और मैं उन्हें रोज मजा देना चाहता हूँ, तो उसको बहुत ही पैशनेटली गाने की कोशिश करता हूँ और गाता हूँ। और तो आज लगा रहता है, आज ये वाला गाना अच्छा गाया, आज वो वाला गाना अच्छा गाया, इस तरीके से जो है लगातार लगातार आंकड़े होते रहते हैं, मेरे आकलन होता रहता है। तो वो चीज जो है, मैं अभी तक पता नहीं, मैंने दिलजीत का परफॉर्मेंस देखा नहीं, इनका किसी का परफॉर्मेंस देखा नहीं मैंने कि गवाते हैं या नाचते हैं, या अगर करते होंगे तो मुबारक उनको, दे आर स्किलफुल, ऐसा कर सकते होंगे। लेकिन एक तो मैं नाच नहीं सकता, डांसर नहीं हूं मैं, एक तो खास बात ये है, और दूसरे मैं गवा नहीं सकता उनसे कि तुम भी गाओ मेरे साथ में, फोर्सफुली नहीं करता। गा देते हैं, अपने आप गाते हैं, ऐसा फोर्सफुल नहीं करता। या दूसरे शोशे भी जो होते हैं ना, जिसे कहते हैं शोशे करना, शोशे, वो हमारे बैंड में उसका स्कोप ही नहीं है एक्चुअली। बैंड में जो स्कोप ही नहीं है, मतलब वो गानों के लिरिक्स इतने इतने मीनिंगफुल है ना कि उसमें बंधना पड़ता है। और हम खूब शोर शराबा, सीटी, शोरगुल अलाउड करते हैं कि यार तुम जितने उपद्रवी तत्व हैं वो और उपद्रवी हो जाएं, इसमें मजा नहीं आ रहा, जरा और बजाओ और बजाओ और बजाओ, है ना। लेकिन वो जब गाता हूं तो फिर उस वक्त उनको सुनने पर मजबूर होते हैं वो कि यार कुछ बात तो आ रही है, कुछ चीज़ है जो हमारी समझ में आएगी, तो हम और सीटी बजाएंगे, बाद में बजाते हैं गानों के बाद में, लेकिन गानों के बीच में नहीं बजाते। तो यही है। तो मेरा इसका पूछने का रीज़न भी ये था, इस कॉन्वर्सेशन का करने का, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों से मैं मिलता रहता हूँ, और उनको ये समझ में नहीं आता है कि अपनी ओरिजिनलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है अगर मार्केट में कोई चीज़ चल रही है तो वैसा बनना ज़रूरी है। रैट रेस कैसे, और आपने वो बहुत ही सक्सेसफुली किया है। और आप जैसे मेरे ख्याल से और बहुत ही रेयरली कम आर्टिस्ट हैं म्यूज़िक में जो इस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं, जो सक्सेसफुल भी हैं, जिनके हर तरीके के शोज़ होते हैं, टिकटें भी बिकती हैं, लोग आते हैं। जब आपसे लोग ऐसा सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर मान लो मेरा तरीका प्रेजेंटेशन का अलग है, पूरी दुनिया से अलग है, मैं दुनिया के मापदंड में फिट नहीं बैठता हूँ, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल हूँ और मैं अपनी बात ऑडियंस तक पहुँचा पा रहा हूँ तो काम हो जाता है। दैट्स यार ओरिजिनल रहना बहुत जरूरी है ना। आप जब तक मौलिक नहीं रहेंगे तब तक क्या जिंदगी में फायदा क्या हुआ। आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, और ना आप दूसरे जैसा कोई आप हो सकते हैं। हर बंदा इंडिविजुअलिटी लेकर आया है, हर बंदा इंडिविजुअल है, तो अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानना बहुत जरूरी है इस दुनिया में रहते हुए। जिस दिन आप अपनी माँ की एम्बिलिकल कॉर्ड से कटते हैं ना, उस दिन आप यू बिकम एन इंडिविजुअल। जैसी नाल कटी, वैसे ही आप जो है, वो बच्चा जो है, ही बिकम्स एन इंडिविजुअल। अंडरलाइनिंग द फैक्ट, इंडिविजुअल ये बहुत बड़ी चीज होती है। इंडिविजुअलिटी जो होती है ना, वो पनपाना बहुत जरूरी है। एज एन एक्टर भी, एज अ सिंगर भी, एज अ परफॉर्मर भी, एज अ ह्यूमन बीइंग जो है, आपको इंडिविजुअल होना पड़ेगा। अलग थलग हो, अलग थलग हो। और जो सबसे अधिक इंडिविजुअल होता है वो जो है रेयर और द रेयरेस्ट होता है। अमिताभ बच्चन या मार्लन ब्रांडो या रॉबर्ट डी निरो या मेरिल स्ट्रीप या किशोर कुमार, ये सब स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल थे। तो इतने, अब यू कांट कॉपी किशोर कुमार, यू कैन सिंग लाइक किशोर कुमार, बट यू कांट कॉपी अमिताभ बच्चन, यू कांट कॉपी मेरिल स्ट्रीप और मार्लन ब्रांडो। तो वो सब इतने स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है ना कि अपनी छाप छोड़ गए हैं कि बॉस ये ऐसे हैं हम, और ऐसा दूसरा नहीं हो, और दूसरा हो ही नहीं सकता। तो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। पनपती बड़ी देर से है यार, पनपती बड़ी देर से भी। तो इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेज आते हैं बीच में ना कि यार लालच आ गया, यार थोड़ा सा ऐसे बन जाओ, थोड़ा सा ऐसे बन जाओ, इसमें ये अधिक पेइंग है, ये अधिक। फॉर इंस्टेंस अभी जो इंस्टेंटली तो बहुत पेइंग है, वो खींच लेता है उस वक्त। तो उसमें जो थोड़ा सा अपने आप को बचाना जो है बहुत जरूरी होता है। बच जाओ तो यार बहुत ही बढ़िया बात है, ब्लेस्ड हो, वरना फिर जो है यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ रैट रेस। मतलब जैसे द्वितीय श्रेणी की जिंदगी होती है ना, सेकंड डेट लाइफ, जो मेरे ख्याल से कुत्ता भी जीता है। सांस तो वो भी लेता है, रोटी भी उसे मिल जाती है। मेरे ख्याल से कोई कुत्ता भूख की वजह से मरा नहीं आज तक। हाँ, इफेक्ट बात कि भूख तो मिट जाती है। एक्चुअली बहुत सही बात है और बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोई कुत्ता भूख की वजह से मरा नहीं। ऐसी जो कोई भी इंसान जो रेयरली कभी मरा होगा भूख की वजह से, मिल जाता है, सबको मिल जाता है। और आज तो अच्छे हालात है इंडस्ट्री में। मतलब मेरे टाइम में जब मैं शुरू में आया था 89 में एक बार की, तब तो बहुत ही खराब हालत थी यार, बहुत खराब हालत थी। आज तो रहना आसान है, खाना आसान है, ट्रेवल करना आसान है। तो इसमें, लेकिन हाँ, इंडिविजुअलिटी वो हासिल करना जो है युद्ध है, पूरा का पूरा जीवन भर का युद्ध है।
कि आपकी अलग थलग छाप हो, अलग अलग थलग इमेज हो, वो बड़ा मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल, बड़ा मुश्किल मेंटेन करना। बन जाना फिर आसान है, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल। लगता है कि आप धुप्पल में बन गई, लेकिन उसके बाद मेंटेन करो उसको। जब तक आप ट्रूली अंदर से नहीं आते ना, जब तक आप बिल्कुल अंदर से ओरिजिनल नहीं हो, ओरिजिनलिटी बहुत जरूरी है, तब तक फायदा नहीं। क्या करना चाहिए उस ओरिजिनलिटी को यार बरकरार कुछ रखने नहीं, के बी लिए? ट्रू टू योर सेल्फ, विच इज वेरी डिफिकल्ट। बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द वर्ल्ड। बी ट्रू टू योर सेल्फ। हम खुद से ही बड़ा झूठ बोलते रहते हैं। सबसे अधिक झूठ तो अपने आप से बोलते हैं ना, कि हम जो है अपने आप के प्रति सच्चे रहो यार। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पॉसिबल है। मुश्किलें बहुत आएंगी, ट्रबल्स बहुत आएंगे, बहुत अधिक ट्रबल्स आएंगे, बहुत ज्यादा अधिक ट्रबल्स आएंगे। लेकिन फिर जो ट्रबल झेल लेता है वही बंदा जो है फिर मतलब somebody लाइक, ये लोग हैं यूनिक है। अनुराग कश्यप इज यूनिक, मुमताज अली इज यूनिक, है ना। ये सब लोग यूनिक हैं अपने आप में। मोतीलाल साहब यूनिक थे, बलराज सैनी साहब यूनिक थे, पुरी साहब जो यूनिक थे, पंकज जी यूनिक हैं। यूनिक वो जो वेरी डिफिकल्ट टू से एक्चुअली, बहुत मुश्किल है बोलना कैसे आएगी ये ओरिजिनलिटी। अपने आप को चेक करते रहना पड़ेगा, हरदम हरदम चेक करते रहना अपने आप को कि बॉस ये देखो हम नकली हो गए या हम झूठे हो गए। या कभी ऐसा भी अगर हम चलन कर लेना, ऐसा भी अगर हम ट्रेडिशन कर लें कि आज हमने झूठ बोला, नकली बोला। एक बंदा पाल लें यार, एक प्रोफेसर पाल लें, हमारा बाप पाल लें, मेंटोर पाल लें, कि उससे जाकर बक दिया कि यार आज से गलती हो गई है, आज हमने झूठ बोला, आज नकली बोला, आज हम यहाँ पर जो है ग्रैंडियोसिटी बढ़ा गए, हमने ज्यादा बोल दिया। उससे जाकर बोल, एक बंदा पकड़ ले या आज हमसे गलती हो, यही। और ये करते करते फिर बाद में आदत बन जाएगी। फिर जो है आपको बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप अपने आप से बोल देंगे कि नहीं बॉस, ये आप जब कर रहे हो उसी वक्त आपको हेलो 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 आपके मतलब ठक ठक हो जाएगी कि नहीं बॉस ये बदतमीजी कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ये बहुत ग्रैंडियोसिटी बोल दी, ये नकली बोल दिया, ये ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। अपने आप जो चेतना खटखटा देगी आपको, तो उस वक्त आप अपने आप समझ जाओ। तो ये करना बड़ा मैंने भी जो है बहुत पाप कर्म करने के बाद में गंदे मेरी जिंदगी कोई इतनी शालीन नहीं रही है, मतलब मैं बहुत भैया जिंदगी बिता कर आया हूँ। लेकिन अच्छा रहा कि वो बिता कर आ गए। वो बिता कर आने के बाद में उस मुकाम पर पहुंचना वो अधिक श्रेयस्कर है। कोई गौतम बुद्ध बन के तो जन्मा नहीं है यार। वो 50 साल से गौतम बुद्ध चला आ रहा हो, तो मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के बंदे होते हैं वही जो है। वाल्मीकि मुनि क्या थे पहले? तो डाकू थे पहले। तो अंगुलीमाल क्या था पहले? डाकू था, हत्यारा था पहले। तो ये सब चीजें करके तामसिक कर्म करने के बाद में धीमे धीमे करके आप जो है रिफ्रेश करते हैं अपने आप को, सीखते हैं एक्चुअली, कुछ इवॉल्व होते हैं। इवॉल्व बेसिकली इवोल्यूशन होना, इवॉल्व नहीं होता इंसान जो है यूजुअली मरते दम तक इवॉल्व नहीं होता। अधिकतर लोग सेकंड डेट की जिंदगी जीते हैं और वैसे ही मर जाते हैं। तो सर इस बारे में और बात कर सकते हैं अगर हाँ, कंफर्टेबल हो, खूब खूब क्योंकि खूब करो। तो क्या मेडिटेशन और विपස්සना मदद करता है इसमें? विपश्यना तो बहुत मदद करता है। वो एक ही बात है, मेडिटेशन और विपश्यना। विपश्यना, मेडिटेशन, राजयोग, ये सब एक ही चीज है। ये सब एक ही चीज है। विपश्यना क्लेम करते हैं, बौद्धिस्ट क्लेम करते हैं कि भाई ये आपके गौतम बुद्ध के जमाने से आई थी। ऐसा है नहीं है ऋग्वेद में। जबकि सत्यनारायण गोयनका जो कि लाए थे बर्मा से यहाँ पर विपश्यना, जी। वो हिमसेल्फ सेज की, जो इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। और विवेकानंद की जो राजयोग है वो उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। बस उसमें जो है तो और गहरा है, और गहरा है, हाँ, और गहरा है। मैंने साल 1.5 साल पहले पहली बार वो किताब पढ़ी थी तो मैं भी हिल गया था। हाँ, कौन से? राजयोग। राजयोग तो उसमें तो बहुत गहरा है, बहुत ही उसमें गहरा। जो 8 स्टेप लिखे हैं, अरे मुझे वो तो लगा पहला स्टेप ही मैं कर नहीं पा रहा हूँ, हाँ, तो कोई नहीं कर 8वें तक कहाँ पहुंचूंगा। हाँ। तो वो और बहुत इसमें ही जो है ये विपश्यना जो है ये एस एन गोयनका साहब ने बहुत ही ह्यूमन बना जी। दिया है। राजयोग को बहुत ही ह्यूमन एक्सेसिबल, अप्रोचेबल बना दिया। अप्रोच कर सकते हैं आप विपश्यना जी को हाँ, कि अलग अलग सेंटर हैं, जगह जगह सेंटर है। है। पहले राजयोग अगर आप बोलेंगे किसी को कि आप करो, तो उसकी दम निकल जाएगी यार, ये करना पड़ेगा, वो ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसकी वैसे दम निकल जाए, पंक्चर हो जाएगा वो। ये कर सकते हैं। जी। तो ये आप शुरुआत कम से कम कर सकते हैं, फिर धीमे धीमे करके अपने आप छूट जाइए आप। तो इसमें जो है मतलब ये एक्सेसिबल है, आम आदमी के लिए अवेलेबल है। एक चीज है, ध्यान है, जो कि आम आदमी के लिए अवेलेबल है। और इससे यार ये चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। मतलब आप बेसिकली किस चीज से ग्रस्त होता है इंसान? किस चीज से ग्रस्त होता है? आपके मतलब एवर्जन और क्रेविंग। या तो आप किसी के लिए क्रेव करते हैं, या फिर आप किसी को बहुत घृणा करते हैं। हर हर जगह। और कोई तीसरा गुण नहीं होता इंसान आदमी में। आप अगर मुझसे मिल रहे हैं तो या तो आप क्रेव कर रहे हैं कि आप मुझसे मिलना है, या फिर आप कहेंगे कि भाड़ में जाओ, मैं नहीं मिलता इससे। हर चीज के लिए, खाना हो गया, शराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, या तो आप क्रेव करते हैं किसी चीज के लिए, या फिर आप अवॉइड करते हैं उसको। वो दोनों ही चीजें धीमे 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 करके सांस के प्रयोग से वो दोनों ही चीजें धीमे धीमे करके गायब होने लगता है। और जितना अधिक आप करेंगे उतनी ज्यादा ये चीजें गायब हो।
और एक स्टेज, वो स्टेज तो हमने देखे नहीं, निर्वाण की स्टेज देखे हाँ, वो साक्षी बनने का जो स्टेज। साक्षी भाव से अपने आप को देखते रहो, जो भी जी। हो रहा है सांस को देखते रहो बस, और कुछ भी नहीं करना आप। साक्षी भाव से अपनी सांस को जहां जहां जा रही और रह जा रही है तो डालो उसको, यहाँ उंगली के मतलब टो तक ले जाओ उसको, सांस को बाकायदा ध्यान, इमेजिनेशन से, और उसको देखते रहो, सिर्फ देखते रहो निर्मोही भाव से। जी, निर्मोही भाव से, बिना किसी अटैचमेंट उम्मीद के। हाँ, बिना किसी अटैचमेंट उम्मीद। जी। तो उससे जो है धीमे धीमे करके दोनों चीजें धूमिल होने लगती हैं, और उससे बड़ा पीस ऑफ माइंड आता है यार, बड़ा पीस ऑफ माइंड आता है। मेरी जो है मतलब था ऐसा कि अल्कोहलिक था, बहुत गंदी हरकतें करके आया था मैं, उससे जो है मतलब बड़ा बड़ा सुकून पहुंचा मुझे, बहुत सुकून पहुंचा। आज की तारीख में लोग बाग मुझे पसंद करते हैं, ये अच्छी मेरे लिए, मैं आर्टिस्ट हूँ या एक्टर हूँ या सिंगर हूँ या बैंड वाला हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। मुझे पसंद करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग जो है। आपके पीछे हो या बैठते हो तो आपकी कंपनी अच्छी लगती है, ये कहलवाने के लिए मैं तरस गया था 20 साल पहले लोगों से। आप भोबड़े, आपको तो आप भोबड़े आर्टिस्ट हो, भोबड़े सिंगर हो, भोबड़े एक्टर हो, लेकिन जहां आप पास बैठते हो वहां आप परेशानी उल्टा रहा ये आपकी कंपनी अच्छी लगती। आज की तारीख में कंपनी अच्छी लगती है, बात भी नहीं करता कि मैं बेसिकली लोनर, मैं बेसिकली लोनर हूँ, मैं खामोश रहता हूँ, लेकिन मैं बैठता हूँ तो अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये खाली वर्षा से आया है। सर, आप ना काफी किरदार निभाते हैं। हाँ। आप सिंगर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं, एक्टर भी हैं, आपने बुक भी लिखी है, थिएटर में लिखा है, डायरेक्ट किया है। तो इतने सारे काम करके पहली बात तो आप सबसे ज्यादा किस चीज से इंट्रोड्यूस होना पसंद करते हैं? यार मुझे एक्टिंग करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, बहुत मजा। और सबसे अधिक कम रोल मैंने किए होंगे अपने साथियों में, मैंने बहुत ही कम रोल किए हैं। मैं 46 की उम्र में तो जो है मैं मतलब स्टारडम मिला मुझे, स्टारडम, सो कॉल्ड स्टारडम। गुलाल जब आई थी तो मैं आई वाज 46 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे पहली मर्तबा जो स्टारडम क्या होता है तब देखने का मौका मिला, रिकॉग्निशन जिसे कहते हैं, स्टारडम से ज्यादा बेहतर है। तो जो है वो तब में मिला मुझे देखने का मौका। तो उसमें मैं बहुत अधिक रोल्स किए नहीं मैंने, लेकिन जितने रोल्स किए बड़े बड़े मजे से किए, बड़ा एक्साइटमेंट था करते हुए। भले वो पिंक हो या हैप्पी भाग जाएगी हो या तेरे बिन लादेन हो या मकबूल हो या गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, गुलाल हो, इन सब में करते करते हुए बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया मुझे। एक्टिंग करते हुए मैं किसी और ट्रिप पे चला जाता हूँ, मतलब मैं नशे में आ जाता हूँ, मतलब वो म्यूजिक में नहीं आता, पता नहीं क्यों। म्यूजिक करता हूँ मैं, सब गाने वाने गाता हूँ मैं, कभी कभार ट्रांस में हो जाए तो हो जाए, इत्तेफाक हो जाए तो हो जाए, लेकिन अदरवाइज जो है ऐसा ऐसा नहीं लगता कि मैं होश में रहता हूँ करीब करीब। एक्टिंग करते हुए थिएटर में, सिनेमा में नहीं, थिएटर में एक्टिंग करते करते मैं मदद हो जाया करता। कई बार ऐसा हुआ कि मैं पता नहीं कहाँ चला गया, तो बतला नहीं सकता किसी को, इसलिए बतलाता भी नहीं। सिनेमा में भी आपके मतलब जो बहुत ही तगड़ा रोल हो मतलब आपके, तो मुझे करने में परेशानी हो एक्चुअली। एक्टिंग, जब एक्टिंग करने में परेशान नहीं हो ना तो वहां एक्टिंग नहीं होती, वो फिर रोल नहीं है। जिस चीज को करने में परेशानी नहीं हो ना, जो रोल करने में परेशानी नहीं हो, वो जो है एक्टिंग नहीं होती, उसमें परेशानी होती है। हर बार जब नया रोल मिलता है तो पहला एक दिन मेरा जो है इसी कैमरे से जूझने में, लाइट से जूझने में, मेकअप से जूझने में, माइक्रोफोन से जूझने में, इनमें जाता है, एडजस्ट होने में जाता है। उसके बाद अगले दिन से एक्टिंग शुरू होती है, तो पहला दिन करीब करीब वैसे ही जाता है मेरा। उसके बाद एक्टिंग शुरू होती है, और एक्टिंग में बहुत नर्वस होता हूँ। हर रोल में पहली बार तबाह करते हुए मैं आई एम डैम बहुत नर्वस होता हूँ। और नर्वस नहीं, जो बंदा नर्वस नहीं होता वो एक्टर नहीं होता, भले वो कितना भी ब्रांडो जैसा आदमी कहना था कि जो पहला शॉट जो होता है कैमरे का, उसको फेस करते हुए अगर नर्वस नहीं होते आप, उसका मतलब है कि आप एक्टर नहीं हो। आपको हर पल जो है इस बात का खतरा होना चाहिए कि आज एक्टिंग होगी या नहीं। तो मेरे साथ हमेशा रहता है ये। तो ये जो है, और दूसरी बात ये है कि मैं एक्टिंग करते हुए मैं अपनी स्क्रिप्ट जो करीब 2 महीने पहले मंगवा लेता हूँ। तो एक्टिंग करते हुए मैं बहुत फ्री फ्लोटिंग हूँ। एक्टिंग की प्रैक्टिस जो होती है वो मेरी बीवी जानती है क्या होता है, इकलौती संगिनी वही है मेरी। घर में जो है क्या होता है, घर में किस तरह से मैं बिहेव करता हूँ, खराब तरह से बिहेव नहीं करता, लेकिन जो है आई गेट सो मच इमर्स्ड इनटू इट ना, कि जो है उससे जो है मालूम पड़ता है कि जो है मैं कितने पंगे ले रहा हूँ। तो एक्टिंग इज नॉट एन ईजी थिंग फॉर मी, ईजी केक नहीं है मेरे लिए, बहुत मुश्किल काम है, इसलिए बहुत कम होती है एक्टिंग, बहुत ही कम हुई एक्टिंग। और कोई ऐसा मुद्दा है या कोई ऐसे सवाल है जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, शायद अभी तक आपने बात नहीं की? मैं बात नहीं करना चाहता, मुद्दा वही है, अपने विपासना या स्पिरिचुअलिज्म, उस पर बात नहीं हो सकती, उस पर उसको प्रैक्टिस की जा सकती है, उस पर बात नहीं हो सकती। और इवेंचुअली मैं फिर एक जगह एक जाने के बाद में बात नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ पर, वो सबसे बड़ी बात है।
सबसे बड़ी बात वही है कि सबसे बड़ी बात होगी कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता। उसके बाद में आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन। अगर इवेंचुअली ऐसा हो जाता है आइडियल स्थिति में, आइडियल स्थिति है, हाइपोथेटिकल है, कि अगर आप क्या करना चाहते हैं तो मैं फिर किसी से बात नहीं करना चाहता। आई वांट टू सिट अलोन, आइडियल, और चुपचाप जो है ध्यान करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब। शाम को तो होता है 7 बजे के बाद में मेरा आजकल, शाम को 7 बजे के बाद में मैं दौड़ लगाता हूँ और उसके बाद में आके घर में बैठ जाता हूँ। उसके बाद में आई एम विद माई सेल्फ। आई नीदर आई अलाउ एनी बडी टू कम। कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उसे मालूम रहता है कि पीयूष भाई इस वक्त बिजी रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, और आ भी जाए तो थोड़ा बहुत मतलब उसे मेरे मूड से मालूम पड़ जाता है कि आई एम नॉट इन मूड टू वेलकम हिम, तो वो चला जाता है। तो मैं मस्त रहता हूँ, और सबसे बढ़िया टाइम वही रहता है मेरी ज़िंदगी का, सबसे बढ़िया फेज़ वही रहता है मेरी ज़िंदगी। मैं किसी से बात नहीं करता। मैं अकेला मैं सबसे अधिक सुखी तब हूँ, सबसे अधिक ताकतवर तब हूँ, सबसे अधिक ताकतवर मैं तब महसूस करता हूँ जब मैं अकेले रहता हूँ। अकेला सोच पाता हूँ, अकेला फील कर पाता हूँ, अकेला बहुत सारी चीज़ें फील कर पाता हूँ जो दुकेले रह के मैं फील नहीं कर पाता। इवन वाइफ के साथ में, रिया जो मेरी संगिनी है, बहुत उसने बहुत साथ दिया है मेरा, वो भी जो एक हद के बाद में दूर हो जाती है। उसके साथ भी जो है एक हद के बाद में मैं पल नहीं बता पाता, ना ही किड्स के साथ में, बच्चों के साथ में, ना ही जो है दोस्त, अजीज दोस्तों के साथ में। और वो समझते हैं इस बात को कि हाँ, पीयूष को अपनी सुलह ज़रूरी है, प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। तो आप बात कर लो, दिन भर बात कर लो, दिन भर बातें मठार लो, शाम को जो है मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। सर मैं आखिरी इस बारे में सवाल पूछ लेता हूँ, उसके बाद हम क्रिएटिव और उसके बारे में बात करते हैं कि जब हम 20 साल, 18 साल, 25 साल के होते हैं, सब पैसे के पीछे भागते हैं, किसी को गुड लुकिंग होना है, किसी को घर बनाना है, किसी को रिच होना है, गाड़ी खरीदनी है। क्या ये फेज़ ये सब कुछ करने के बाद ही आता है? क्या करने के बाद में? कि सब कुछ अचीव करने के बाद, कि जब मतलब? पैसे हो जाते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि यार पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, जब घर हो जाता है तो घर की कोई वैल्यू नहीं है, जो स्पिरिचुअलिटी या अपने आप से एकांत में प्यार। नहीं, मेरे नहीं, ऐसे बात नहीं है। नहीं, ये बहुत गलतफहमी है, खामखा की गलतफहमी। मेरे अंदर 20 साल की उम्र में आ गया था। 20 साल में तय कर चुका था कि घर छोड़ूंगा। 20 साल की उम्र में ये आ गया था मेरे अंदर के जो दिमाग साथ। उसके बाद में एकदम से फिर कुछ गुरु मिल गया था कुछ, तो आपके 3-4 महीने तक मैं ऐसी ट्रिप में रहा। सब लगा सब बेकार है, सब बहुत बहुत खामखा है, सब कुछ खामखा जी रहे हैं, खामखा उड़ रहे हैं, खामखा। उसके बाद में जो है 4-6 महीने वो क्या ट्रिप रहा था, मतलब कमाली ट्रिप था। मतलब आपके किस लेवल पर था मैं वो बतला नहीं सकता। उसके बाद में फिर ज़िंदगी में लड़की आ गई, फिर शराब आ गई, उसके बाद फिर बह गए उसमें। उसके बाद 40 साल से फ्लोट कर रहे हैं उसमें। अब कहीं जाकर धीमे धीमे करके जो है मुश्किल से खींचा अपने आप को, बड़ा मुश्किल से कर करके वापस उसी वही 4-6 महीने दोबारा खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उस वक्त मिले थे वो नहीं मिला मुझे। उसके बाद दोबारा नहीं मिला, आज भी नहीं मिला वो एक्सपीरियंसेस। अगर आप पढ़ो उसमें मेरी किताब में, तो 2 बार उसमें आध्यात्मिक जो है एक्सपीरियंस का जिक्र है। एक बार कॉन्वेंट में हुआ था मुझे 8th में पढ़ते हुए, और एक बार जो है यहाँ हुआ था एनएसजी में। वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हुआ क्या था वो एक्चुअली, किसको एक्सप्लेन करें। वो आपके साथ हुआ था, इंडिविजुअल हुआ था, पर्सनल था, नितांत वैयक्तिक था, तो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या हुआ था। कुछ हुआ था जिसको मैं दोबारा रिक्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी रिक्रिएट नहीं कर पा रहा। आज की तारीख में शराब में बहुत राहत है और बदतमीजियाँ बंद हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी वो चीज़ रिक्रिएट नहीं हुई। तो वो अगर वो स्थिति आइडल है, मतलब वही जी। हो जाती है, कई बार हो जाती है। तब आपको जो है हायर पावर विश्वास होता है कि यार कोई कहीं कोई चीज़ चला रहा है। जी। तो आप हर चीज़ चमत्कार नहीं होते यार, चमत्कार वो होते हैं जो कि घटते ही नहीं। चमत्कार वो होते हैं जो घटते ही नहीं। जो भी चीज़ हो रही है आप विद इन द पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमैनिटी हो रही है, तो आपके साथ में कुछ चीज़ हो जाती है, आप समझ नहीं पाते, आप बोलते हैं कि चमत्कार है यार, ये मिरेकल है। जबकि होती है, अगर आप खोजने की कोशिश करें तो हर चीज़ का रीज़न मिलता है आपको। और उसमें खोजेंगे तो आप उसमें ध्यान में मिलेगा आपको, मतलब योग में मिलेगा आपको। योग अल्टीमेट है सर, योग तो अल्टीमेट, जी। सब कुछ है उसमें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया की जो उसमें नहीं। अल्टीमेटली वही है फाइनल। अल्टीमेटली वही है, अल्टीमेटली आप तो आपकी सांस, इवेंचुअली आप वही ध्यान करते रहो। सांस और ध्यान ही है, इवेंचुअली वही करना पड़ता है हर बंदे को। सर थैंक यू इस बारे में बात करने के लिए। मेरे ख्याल से जिनको भी समझ में आएगा उनको बहुत मदद होगी। जब भी समझ में आएगा तब मदद होगी। अब ना हम क्रिएटिव प्रोसेस की बात करते हैं। जब जितने भी आर्टिस्ट होते हैं सबका अपना एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है और वो सबसे अलग होता है। तो पीयूष मिश्रा का क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? आप गाने कैसे बनाते हैं? क्योंकि यार मैंने बनाए गाने, पता नहीं क्या लोगों को लगता है कि जो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहीं से गोवा चले जाता है, कोई काठमांडू भाग जाता है,
लिखने के लिए। मैं आज तक मैं कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि गोवा शोवा जाने की। मैंने सारा काम किया अपना मंडी हाउस में बैठ के। मैं 10 साल 20 साल बिताए थे दिल्ली में, 83 से लेकर 2003 तक। तो सारा जो है वो फव्वारा था मंडी हाउस का, और फव्वारा, वो स्कूटर आ रहे हैं, ऑटो आ रहे हैं, बसेस आ रही हैं, और आपके वाहन आ रहे हैं, उनकी चैपों 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 कानों में पड़ते रहते थे। वहाँ पर मैंने बैठ के गुलाल का म्यूजिक किया था। सारे गाने मैंने वहाँ पर किए थे। एक बगल में चांद होगा वहाँ किया था, घर मैंने वहाँ किया था, हुस्ना मैंने वहाँ किया था, आरा में प्रचंड होगा मैं वहाँ किया था। और जब तक मेरे आसपास 5 लोग नहीं गुजरे हैं और पीयूष भाई खाना खा लिया, चाय पी ली, लड़कियां पूछे कि हाँ पीयूष खाना खाओगे, चाय पियोगे, जब तक ऐसी आवाज़ें नहीं आए, मैं घर में भी यही हाल है। मेरा मोबाइल बिल्कुल खुला रहता है, कोई भी काम करता हूँ तो मेरा मोबाइल खुला रहता है। पत्नी को पूरी परमिशन है अंदर आने की, बच्चे जब चाहे आ सकते हैं। हर मोबाइल फ़ोन उठाता हूँ मैं जब भी कॉल आता है, और ना केवल उठाता हूँ बल्कि मिस्ड कॉल होता है तो मैं कॉल बैक करता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता कि आप कुछ तो आपको लगे कि मतलब एक्सेसिबल नहीं हो कहीं। मैं करता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं होती अभी तो। और बाहर घूमने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती आजकल। मैं ऑटो में घूमता हूँ क्योंकि जो है गाड़ी में चलाता नहीं, गाड़ी में पड़ी रहती है घर में, और ड्राइवर रखो उसके लिए। वो मेरा घर से लेकर जो है लक्ष्मी इंडस्ट्रियल स्टेट का आना जाना है मेरा, और तो कहीं आना जाना है नहीं, तो वो नहीं करता मैं। तो मुझे कोई परेशानी, हद से तो बोलते हैं कि यार आप फोटो खिंचवा लो, तो ला भी फोटो खिंचवा लेते हैं हम। मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैं या तो मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ कि भाई लोग बाग जो है मेरे को पीस डालें ऐसे। हाँ, छोटे शहरों में ज़रूर प्रॉब्लम होती है, छोटे शहरों में ज़रूर प्रॉब्लम होती है। तो ये है। तो मुझे तो क्योस बहुत पसंद है। जब तक क्योस नहीं होना तब तक जो है मैं क्रिएट नहीं कर सकता। मुझे साइलेंस, उस वक्त साइलेंस पसंद नहीं कि गाना लिखते हुए साइलेंस। वो गाना मैं ऐसे लिखता हूँ, मतलब आपके चला गया मैं ऑटो में, चला गया प्लेन में, हवाई जहाज से जा रहा हूँ, दिमाग में चल रहा है, कुछ सतर चल रही है, उठ के लिख लिया कुछ लाइन। ऐसे बनता है मेरा गाना, ऐसे बनता है मेरा गाना। एक गाने में जितना भी टाइम लगता है उसमें जो है 50 ये रिप्लेस कर दूं, वो रिप्लेस कर दूं, ऐसे करके फाइनल गाना तो मेरे बाद में बनता है। तो ऐसे बनता है मेरा गाना। मेरे 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 सॉन्ग्स जो है मतलब ऐसे नहीं बनते कि जो एक जगह बैठ के लिख लिए फिर हो गया। तो ये है, ये प्रोसेस है मेरा। तो मेरा तो यही प्रोसेस है। वहाँ जाने लोग एग्री करें ना, नहीं करते लोग एग्री, सबको अपना साइलेंस चाहिए होता है कि चुपचाप बैठ के लिखें। मैं उससे, मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग है उससे। आपका मेरे ख्याल से केओस में ही क्रिएटिविटी है। केओस में हमने किया ही केओस में है ना। वहाँ पर तमाम जो है थिएटर का काम जो है तमाम केओस में किया है तमाम। तो वही है, सड़क पर ही काम किया हमने। मतलब मेजर काम मेरा सड़क पर ही है। सारे स्ट्रीट सॉन्ग्स थे, सारे स्ट्रीट प्लेस थे। तो वहीं क्रिएट हुआ ये सारा काम। वही मुझे नहीं बोला गया पैसा नहीं कमाना है, मेरे दिमाग में भर दिया गया मतलब माहौल ने। तो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने उसे वैसा का वैसा समझा कि यार पैसा नहीं कमाना है, बॉम्बे नहीं जाना है। बॉम्बे में पैसे कमाते हैं लोग, जो पैसे कमाते हैं वो नीच होते हैं, वो पूंजीवाद होते हैं, पूंजीवादी होते हैं। थिएटर में पैसा नहीं होता, अच्छी बात होती है, इसलिए थिएटर अच्छा होता है। लगातार थिएटर करना चाहिए, देश और समाज के लिए काम करना चाहिए। अपने परिवार के लिए भले ही कुछ करो ना करो, ये भूल गया मैं कि आपके देश और समाज में परिवार भी आता है। तो उस वक्त ये पागलपन था, और ये पागलपन मेरा ओढ़ा हुआ था। ये किसी ने मुझे मेरे सर में डाला नहीं था। ये जितने भी मेरे बड़े अंदर भड़ास थी कम्युनिज्म के लेकर, मैंने फेंक दी वो बाहर। अब मैं हल्का हो गया। अब मैंने हल्का होकर सोचा तो मुझे लगा कि यार ये दोष मेरा था। आप गलत थे। मतलब आपने मिस इंटरप्रेट कर दिया था उनको कि अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप भी करेंगे क्या। आज कोई बोले मुझसे करने के लिए ये चीजें, मैं तो नहीं करूंगा। आज तो मैं, कहते हैं कि धरना देने चलो, तो मैं फायदा नहीं है उसके धरना देने का। क्या धरना दोगे यार? आपकी उम्र है, करो। आपके 20-25 साल की उम्र में अच्छा लगता है सब चीज करना, जंतर मंतर पे जाना और ये करना, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है उसमें। प्ले कार्ड लेके जो है आप क्या इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हो, बड़ा एक्साइटमेंट होता है उसमें। आज की तारीख में मेरे मायने अलग हैं। मुझे जिंदगी में कुछ और चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद खत्म हो गया, मुझे कुछ और चाहिए। मेरी नीड्स अलग है, और मेरी नीड्स किसी को बतला भी नहीं सकता मैं। बढ़िया बात है। तो सब मेरी गलती थी, जो मैंने गलत तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन था वो आप लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का, जिसके लिए मैं बड़ा बका इनके खिलाफ। बहुत 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 बकवास करी मैंने। और ठीक है, कर दी, अच्छा हुआ, निकल गया निकल गया। अब जब तक ये प्रवोक नहीं करते तब तक मैं भी खामोश हूं। जब तक प्रवोक नहीं करते, जिसकी गुंजाइश बहुत कम है,
अब इन्हें लग गया है कि जो है इतना ज़्यादा बोल चुका है ये, इससे आगे क्या बोलेगा, तो मैं बोल दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, लेकिन ज़रूरत पड़ने की गुंजाइश बहुत कम है जी है। और सर जैसे आपने हुस्ना गाना है या आरंभ पर, ये भी क्या पर्सनल लाइफ या स्टोरी से इंस्पायर्ड है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आरंभ ये- प्रचंड तो अनुराग ने कहा था कि एक पॉलिटिकल सॉन्ग लिखना है पीयूष भाई, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पे, तो वो एक पहला सत्र उसका जो है एक दिन लिख दिया था, और दूसरा जो है चौथे दिन, 2 दिन में गाना लिख, मेरे सारे गाने 2 दिन में तैयार हो गए, तो लिख दिया था मैंने। तो ये तो प्लेन भी जो है, ये मुझे मालूम नहीं, ये चमत्कार ही हुआ है कि इतना अधिक, मतलब राष्ट्रगान से बाद में वो सबसे अधिक पॉपुलर है नेशनल एंथम से बाद में। तो ये मुझे नहीं मालूम था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा गाना, देश विदेश में जो है आपके, मतलब उसकी धूम मची हुई है। सेम हुस्ना, हुस्ना वॉज प्ले सॉन्ग, एक प्ले था लेडी श्री राम कॉलेज में, 30 जनवरी 1995 को किया था हमने। पत्थर अनारा दे, अनार के पत्थर, एक पाकिस्तानी स्टोरी राइटर थे ए हमीद, उनकी स्टोरी थी, उसको ड्रामेटाइज किया था हमने, उसका गाना था ये। उसको भी जो है मैंने गा दिया। हितेश ने कहा था कि आप ये गाना गाओ, दोनों गाने हितेश ने गवाए थे तो कोक स्टूडियो में, तो उसने कहा कि आप ये गाओ। मैं पर्सनल महफिल में बहुत गाया करता था, हर जगह गाया करता था उसको, सब कहा करते थे अच्छा गाना है। अब मुझे भी लगा कि ठीक है, अच्छा गाना है, बढ़िया बात है, बात खत्म हो गई। उसने कहा कि आप गाओ उसमें, आपको मालूम नहीं गाना क्या है। सेम उसने कहा घर के बारे में, आपको घर भी प्ले का गाना है। तो ये कोई महान गाने नहीं है, पता नहीं बन गए ये महान गाने, मतलब अपने आप बन गए। मैं भी चमत्कृत करती हूँ कि कैसे हो गया, कैसे नहीं होता है यार। कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते, वो अजीब सी चीज़ पंगा लेता है, मतलब भगवान, हम नहीं समझ पाते हर चीज़ हम नहीं समझ पाते वाकई। आपने कहीं कहा था इंटरव्यू में कि आपने 7 दिन में 8 गाने बनाए 7 थे। दिन में 8 गाने हो गए थे इसके, और गुलाल के। तो ये गाने, जैसे लोग बोलते हैं कि आमद है, आपको ईश्वर से मिलती है हाँ, कॉम्पोजिशन धुन, बट कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि गाना नहीं बन रहा या लिखा नहीं जा रहा। छोड़ देता हूँ मैं उसको, छोड़ देता हूँ, मैं सो जाता हूँ, अगले दिन फिर बन जाता है। क्यों जबरदस्ती चिपके, क्यों उसके साथ में, नहीं हो रही। भाई कई बार यू आर ए ह्यूमन बीइंग यार, कई बार होती है चीज़, कई बार नहीं होती है चीज़, नहीं भी होती है, हार स्वीकार करो ना, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, एक्सेप्ट करो कि आज गाना नहीं हुआ, सो जाओ। तो पहले तो ये किया करता था कि पहले 2 पैग मार के सोया करता था, आजकल जो बिना पैग मारे सो जाता हूँ। तो आजकल आसानी से हो जाता है कि जो सुबह उठने के साथ ही कोई टन ना होती है कि बॉस ये चीज़ मिस हो रही थी, ये चीज़ कर दो, तो हो जाता है वो जिद में पड़े हो आपकी। ये राइटर्स ब्लॉक, पता नहीं क्या होता है राइटर्स ब्लॉक, मत, मेरे को तो आज तक लगा तो मैंने लगने दिया, मैंने कहा लगो राइटर्स ब्लॉक, मैं जाके चला गया, मैंने कहा काम ही नहीं करना, खत्म हो गई बातचीत। 3-4 दिन आपके मतलब बिना काम के रहा कि ये आगे नहीं लिखना, 3-4 दिन में अपने आप सॉल्व हो गया, अपने आप जो है मतलब आपके लाइंस निकल आई, आइडियाज निकल आए, ऐसे ही था। आपने बहुत सारे गाने खुद के लिए किए, बट बहुत गाने दूसरों के लिए भी किए। जब आप अधिकतर गाने खुद के लिए किए, अधिकतर गाने खुद के लिए। हाँ, जैसे मतलब आपने फिल्म के लिए जब काम किए, फिल्म के लिए काम किया तब, और के लिए तो उस टाइम जब मान लो आपने बड़ी मेहनत से गाना बनाया और वो गाना जब रिजेक्ट होता है या बाउंस होता है, वो कैसे हैंडल करते पहले गुस्सा आया करता था, पहले लगता था कि मीडियोकर है साले, इनको मालूम ही नहीं है क्या होता है गाना। अब कुछ नहीं हो, अब मैं कहाँ लिख कर रहा हूँ इंडस्ट्री के लिए, कौन लिखवाता है मुझसे, कोई नहीं लिखवाता, कोई नहीं लिखवाता, गाने तो कोई नहीं लिखवाता। गाने तो मैं खुद लिखता हूँ अपने आप, अपने बैंड के लिए लिखता हूँ, गाने कौन लिखवाता है मुझसे। सबको लगता है कि मैं सी लेवल नहीं हूँ, पता नहीं क्या सी लेवल नहीं हूँ, गाने तो हैं, गाने तो अच्छे खासे मार्केट में हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। मतलब अनुराग ही है बेचारा, वो बेचारा कहें या कुछ भी कहें, वो कलंकित मनुष्य जो है लगातार मुझसे जो कोई ना कोई, उसके अगली फिल्म का भी मैं 6 गाने करने फिल्म बीच में रुक गई थी, तो मैं कर चुका था, गाने हो चुके हैं उसके, लिरिक्स और म्यूजिक हो चुका है उसका, पड़े हुए हैं मेरे पास में, रिकॉर्डिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी जब पैसे मिल जाएंगे तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, छुट्टी पाऊंगा। वो जरूर बेचारा जो है पता नहीं कैसे, मतलब उसकी ऐसी सांस से अटकी हुई है मेरे, मैं इतनी गाली देता हूँ उसके बावजूद नहीं मानता वो, कि जो आप ही करो पीयूष भाई, आप ही करो, तो कर देता हूँ, तो मैंने कर दिए। इसके अलावा और वो ही गिव्स मी रीजंस कि ये गाने ऐसे होंगे, इसलिए होंगे, कि वो बोलता नहीं है मुझसे कैसे गाने चाहिए, मैं समझ जाता हूँ कि क्या क्या चाहिए इसको वो, लेकिन वो आप रीज़न दे देता है कि यार ये वही ये सिचुएशन है, आप ऐसा गाना चाहिए मुझे फिल्म के हिसाब से, तो मैं समझ जाता हूँ। तो अदरवाइज जो है मतलब रेयरली कोई आता है मेरे पास गाना करवाने के लिए ना, के डैम साला, ना है के साला, अब वो खुश हैं, हम खुश हैं, मतलब क्या चिंता किस बात की।
हाँ, हर बंदा, आप जब हर चीज़ को एक्सेप्ट करो ना कि कोई आपके पास नहीं आ रहा, एक्सेप्ट करो कि नहीं आ रहा यार, अच्छी बात है। उसका मूड होगा दाल खानी है दाल खाए, सब्जी खानी है सब्जी खाए। आप जो फ्रूट्स खाओ अगर आपको मूड हो, एक्सेप्ट करो कि आपके मतलब एक्सेप्ट करो कि कोई आपको स्वीकार नहीं कर रहा, आप हैप्पी रहोगे। जैसे ही आप जिद में आओगे कि हर बंदा हमें स्वीकार क्यों नहीं कर रहा, रेसिस्ट करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, अगर जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि अगले बंदे की बात हमें पसंद नहीं आई तो नहीं आई, एक्सेप्ट करो। करेक्ट। गॉड गिव मी serenity टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड ए विजडम टू नो द डिफरेंस। उसने हमसे कहा, कुछ बात कही, हमें खराब लगी, अच्छी बात है, एक्सेप्ट करो। उसने कोई अच्छी बात नहीं कही, एक्सेप्ट करो। क्यों हमेशा तुम्हारे पसंद आने वाली बात ही कहे कोई बंदा? आप सुखी रहोगे, खुश रहोगे। मैं खुश हूँ। अब स्थिति ये है पिछले 3-4 साल से। पहले बड़ा नाराज हुआ करते थे, पहले तो मैं बोतल तोड़ के मार दिया करता था, मतलब आपके क्या। और सर कभी अभी ऐसे कोई मुद्दे हैं जिन पे आपको गाना बनाने का बड़ा मन है अभी? नहीं है। अरे नहीं यार, मैं किसी भी मुद्दे पे गाना बना देता हूँ। मेरे लिए कोई ऐसा, मेरे को बोलना चाहिए कि हाँ यार ये बनाओ उस पर, तो मैं बना देता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं। दोस्ती पर मैंने गाना बनाया, वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, जवानी पे, विस्की पर एक गाना बनाया। वैसे ही जो है अलग अलग मुद्दे हैं, मतलब ये बेसिकली थिएटर से मिले हुए मुद्दे हैं मेरे। थिएटर बहुत प्रोवाइड करता है यार, थिएटर बहुत प्रोवाइड करता है। थिएटर इतना सारे मुद्दे प्रोवाइड करता है आपको कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। ज़मीन ही ज़मीन देता है आपको, खूब सारी ज़मीन देता है। तो मुझे बहुत सारी ज़मीन मिली मेरे ख्याल से थिएटर में एक और बात है कि आपको उस कैरेक्टर में काफ़ी टाइम तक रहना पड़ता है। हाँ, जैसे फिल्म में तो आपने एक्टिंग की, शॉट किया, आप निकल गए, बट जब आप थिएटर करते हो तो आपको उस पूरे दौरान आप उस कैरेक्टर। हाँ, 2-2.5 महीने आपको रिहर्सल में अमर रहना पड़ता है। तो वो रहता है, तो उसमें काफ़ी, उसमें अभी ठीक है, मतलब ठीक है, थिएटर भी कर लिया यार खूब। अब पैसे भी चाहिए थे, पैसे भी आ गए। अब उसके बाद तीसरी चीज़ चाहिए, बैंड भी बन गया, अब नॉवल भी आ गया, अब एक्टिंग भी हो रही है। अब क्या चीज़ चाहिए, मतलब अगली थोड़ी बहुत विपश्यना भी हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो, ये खोजता रहता हूँ मैं लगातार। तो लगातार रोज़ मुझे जवाब मिलते हैं नए कि बॉस नेक्स्ट स्टेप ये हो, नेक्स्ट स्टेप ये क्रश था, ये इनका प्ले फॉर पॉज ना, ये जो है, ये जब किया तो मालूम पड़ा कि असली मज़ा तो इसमें आ रहा है। वो जाता हूँ वहाँ पर, जब जाते हैं हम लोग, वो कुत्ते होते हैं बेचारे, कुत्ते और बर्ड्स होते हैं, और बिल्लियाँ होती हैं, और गाय होती हैं, जिनके किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के यहाँ पर मैगॉट्स लगे हुए हैं। तो मतलब आपके देखते हैं कि इतना रेस्क्यू कर रहे हैं ये लोग, इतना फीड कर रहे हैं, इतना संभाल रहे हैं, इतना मेडिसिन दे रहे हैं इनको। मतलब असली काम तो ये कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम गाना गा रहे हैं, सुरक्षित वातावरण में गाना गा जी रहे हैं। जी जी। हर तरफ कोई हमें परेशान करने वाला नहीं। दे आर द गिवर्स। जी। ये दे रहे हैं, एक्चुअली दे रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जितना अधिक जो योगदान दें इनको। एक नया पैशन आ गया ये। अब एक नया पैशन और देखते हैं आगे क्या आता है। अभी तक तो यही है यार। और सर म्यूजिक में कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं, जैसे आपने विशाल जी के साथ काम किया है, मिथुन के साथ काम किया है, तो ऐसे कोई आर्टिस्ट हैं, कंपोजर हो, लिरिसिस्ट हो, सिंगर हो, कोई भी हो, जिनके साथ आपको काम करने का बड़ा मन है, जिसके साथ अभी तक काम नहीं किया? मैंने रहमान के साथ काम नहीं किया। रहमान के साथ लिखने का बड़ा मन था मेरा किसी ज़माने में, अब भी है। रहमान के साथ लिखने का मन था। विशाल शेखर के साथ मैंने लिखा, मैंने सलीम सुलेमान के साथ में पूरा ऑपरा लिखा लाजा नचले में। विशाल भारद्वाज के सबके साथ काम, सब बड़े करेक्ट बंदे हैं यार। रहमान के साथ क्योंकि रह गया काम करना, उसके साथ काम लिखना चाहता था मैं, कोई टेढ़ी से धुन में, सीधी धुन में नहीं। उसकी टेढ़ी, जैसे ये है इसकी पटाखा गुड्डी, एक गाना है बड़ा मुझे पसंद है, वो टेढ़ी धुन है उसकी, बड़ी टेढ़ी धुन है, लिखना बड़ा मुश्किल है। उसने इकबाल किसने लिखा है वो? इरशाद ने बड़ा अच्छा लिखा है वो गाना। ऐसी टेढ़ी धुन में लिखना चाहता हूँ उसके लिए। तो रहमान मेरे डिज़ायर है। और बाकी नए लोग हैं यार, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उसके पैशन को देखते हुए, मतलब ऐसा बंदा हो जो पैशनेटली, पीयूष भाई गाली दे के बात करे, पीयूष भाई आज हो जाए ये, उसमें मजा आता है। बंदा आया, उसने, हाँ यार ये बंदा आया, ताबड़तोड़ बंदा आया, आग की लपट मारता हुआ, तो हाँ तेरे लिए काम करूंगा। तो वो मैं सुस्त बंदे पसंद नहीं है यार मुझे, सोफिस्टिकेशन पसंद नहीं है। अरे यार सुस्त बंदे होते हैं। आप अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे मतलब बाप को कहा है सर? अरे सर क्या होता है भाई? आपके बोलो ना, आपके सर है, और सर भी बोलो ढंग से बोलो। सर काम करना है, बात खत्म हो गई, चलो काम करते हैं। सर उसमें पहले ये होगा फिर वो होगा। अब इतना एक्सप्लेन मत करो, बताओ मुझे क्या काम करना है।
बताओ क्या काम करना है, काम तत्काल काम करते हैं आपके, अभी लिखो काटो, लिखो काटो, लिखो काटो। तो वो लिखने और काटने में बड़ा मजा आता है। पहले लिखते हैं, उसके बाद काटते हैं, फिर लिखते हैं, फिर काटते हैं। मैं यूजुअली अपने कंपोजर्स को जो है तीन चार ऑप्शंस देता हूँ गाने के, कि दो कट गए, या ये पसंद आ गया, वो दिल हारा, 56 तारे तोड़ नाच लूं, सूरज मोड़ नाच लूं, अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूं, वो तीसरा ऑप्शन था ये। आदि थे वहां पर, आदित्य चोपड़ा। चोपड़ा साहब, तो वो तीसरा ऑप्शन था ये। पहले दो ऑप्शन मैंने कहा, उन्होंने कहा यार पीयूष भाई ये सबसे तीसरा ऑप्शन जो है ना, ये है असली ऑप्शन, ये करो आप। मैंने कहा ये ले लो। तो 3 ऑप्शन थे उसके। तो ऐसे ही जो है मुझे बहुत काम करने में मजा आता है, बहुत काम करने में मजा आता है मुझे। बहुत एक जरा सा काम दे दिया गया, वो बहुत काम करने में मजा आता है। तिग्मांशु धुलिया है, तिग्मांशु को वो इतना अपने जमाने में जब स्ट्रगल कर रहा था, तो वो झपट के काम ले लिया करता था। मतलब मणिरत्नम ने उसको खाली डायलॉग के लिए हायर किया था, दिल से के लिए। झपट के उसने कास्टिंग डायरेक्टर भी, उन्हें असिस्टेंट भी उसने झपट के ले लिया करता था। मतलब ऐसे ही बैंडिट क्वीन में उसने झपट के काम ले लिया। ही हैज ए पैशन फॉर वर्क, तो वो झपट के ले लेता है, तो छीन लेता है बाकायदा औरों का, और भी कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ चलो यार ये हमारा काम तो कर तो रहा है। उसकी आप देखो ना, उसकी जील है, जील टू लिव। एक्चुअली सर्वाइव करने का तरीका, काम से बढ़िया सर्वाइव करने का तरीका कुछ और नहीं होता। अगर आप काम करते हुए सर्वाइव कर रहे हो तो आप सर्वाइव, अदरवाइज यू आर कॉप्स। किस चीज के लिए आप लाश से बेहतर नहीं है। अगर अकर्म आप जी रहे हो तो लाश से बेहतर नहीं है आपकी जिंदगी। तो काम करते हुए जियो, और जितने काम कर सकते हो आप करने की कोशिश करो। तो सर अगर मैं वो पैशनेट बंदा हूँ, यंग बच्चा हूँ, 22-23 साल का, कंपोजर हूँ या लिरिसिस्ट हूँ या सिंगर हूँ, मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, हाँ तो आप इंटरेस्टेड होंगे? हाँ, क्यों नहीं। और किस तरीके से आप तक पहुंचा जाए वो बच्चे? मेरे मैनेजर हैं राहुल गांधी, उनसे बात करो। वो तो करना पड़ेगा ना यार, उसको जी बिना जी, पूछे तो नहीं 100%। कर। और बाकी जो है फिर उसमें कई फिजूल भी आ जाते हैं ना यार। आज ही एक फोन आया मुझे, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अरे मैंने कहा बात तो बता दी, तू है कौन, क्या क्या। नहीं सर आप पहले माफ कर दीजिए, आपको डिस्टर्ब किया। अरे मैंने कहा तू है कौन, पहले बात तो कर मुझसे। मैं सर आमिर खान साहब के लिए एक स्टोरी लाया हूँ, और मेरे पिताजी जो है बहुत बुरी हालत में है, कोमा में है। मैंने कहा मेरे को बात ही क्या, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तेरे बाप जब कोमा में है, आमिर खान के लिए स्टोरी लाया है, और पीयूष मिश्रा कैसे इन्वॉल्व है इसमें भी। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आप पहुंचा दीजिए स्टोरी। अरे मैंने कहा मैं क्यों पहुंचा दूं, और मैं कैसे पहुंचा दूं, मैं जानता नहीं किसी को। उन्होंने कहा फिर चुप मैं रखता हूँ, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फिर चौथी बार बोला, रख दिया। अब ऐसे बंदे भी आते हैं, ऐसे अगर 4 बंदे आ गए आपके एक दिन में, तो आपका तो हो गया दिमाग का सत्यानाश। तो ऐसे बंदों से बचने के लिए बोलता हूँ कि आप राहुल जी से बात कर लीजिए। पहले बंदे मुझे पसंद ना आए, मुझे समझ में आए कि ये चाह क्या रहे हैं एक्चुअली। उसके बाद में फिर जो है राहुल से बात करा देता हूँ, तो बात मेरा आधा काम निबट जाता है। मतलब फिर वहाँ से छन के यहाँ पर मेरे पास में आते हैं। तो जैसे कि मेरे पास कोई अप्रोच करता है, तो एक्टिंग के लिए अप्रोच करता है, तो पहले मैं बोलता हूँ कि भाई खाका दे दो, क्या है क्या नहीं, रूपरेखा क्या है। अगर समझ में आती है तो फिर बोलता हूँ कि आपका टॉक टू राहुल। उसके बाद में सेंड द स्क्रिप्ट, दैट्स ऑल। ओके सर, आपने कहीं कहा था कि आज की जो जनरेशन है उन्होंने इश्क गायब कर दिया है। हाँ, वो मेरी खामखा की स्टेटमेंट है यार, बहुत बकवास की मैंने उसके बारे में। अरे कुछ नहीं यार, ये वो फैक्ट बात है ना। पहले 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 था, पहले काफ़ी जो है मेहनत लगती थी आपके प्रेम प्यार मोहब्बत करने में। खत वत लिखना जो है, आपकी इश्क जो है, इश्क वो पहले छिपाव दरा बहुत था ना, टैबूज थे बहुत सारी चीज़ों के, इतना खुलापन नहीं था। तो इसलिए मेहनत भी लगती थी, आपके अप्रोचेबल नहीं थी लड़का, तो अप्रोच करने में बहुत मेहनत लगती थी। लड़की के भाई से डरना पड़ता था, लड़की के बाप से डरना पड़ता था। आजकल वो चीज़ नहीं है, आजकल लिबरेशन है। तो था, उसमें बहुत मेहनत लगती थी, बहुत मेहनत थी। इश्क खत लिखने पड़ते थे, आजकल एक SMS में काम चल जाता है। तो उसमें था वो, तो इसी चक्कर में बोला होगा मैंने, मेरे ख्याल से एक बार नहीं काफ़ी बार बोला है मैंने कि ये जनरेशन जो है, मतलब वो इश्क क्या करते हैं, इनके दिल कहाँ टूटते हैं, इनके दिल नहीं टूटते इनके तो ब्रेकअप्स होते हैं। ब्रेकअप हो गया, फिर जुड़ गया, फिर हो गया, फिर जुड़ गया। 30 साल तक जो यही होता रहता है। 30 साल के बाद में फिर ये संजीदगी से लेते हैं ज़िंदगी को, हाँ यार अब जीवन साथी चाहिए। उसके बाद में फिर आपके दे सर्च फॉर ए लाइफ पार्टनर। पहले अलग बात थी, पहले जो है
शुरू से ही जो है 21-22 साल से हम जब प्यार करते थे, जैसे मेरा प्यार जब हुआ था तो मैं, जब मेरी बीवी 23 साल की थी, तो उसी वक्त उसने डिसाइड कर लिया था कि हम विल गेट मैरिड। 93 की बात है, 92 की बात है कि मतलब वो पहले से ही सोचने लगी थी कि जो है मतलब वी विल गेट सेटल डाउन। तो ये फ़र्क है अभी, है मतलब हर जनरेशन की अपनी खासियत और खामी होती है, जनरेशन की भी है। आपका मैंने एक्चुअली ललन टॉप वाला इंटरव्यू सुना था, पहला प्यार तो शायद जिंजर मैम थी। जिंजर मैडम, हाँ वो 14-15 साल के हम थोड़े खुशनसीब थे कि हमें जल्दी नसीब हो गई। वो मैडम थी हमारी, मैथ्स की टीचर थी वो, मैथ्स की टीचर थी, बड़ी सख्त होती है मैथ्स की टीचर। जूनियर स्कूल की टीचर थी वो 14-15 साल में जो है क्यूरियोसिटी जो होती है औरत की जिस्म को लेकर, नारी देह को लेकर, क्यूरियोसिटीज होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, तो उत्सुकताएं होती हैं, कैसा होता होगा, बॉडी कैसी होती होगी, तो ये सब मुझ में भी था। तो पहला इंटरेक्शन जो है मैं जब 10th में था तब उनसे हुआ था, और वो था बहुत ही कम वक्त का, लेकिन उस वक्त तो बहुत दिल कोमल था, तो हम जुड़ भी गए, वो भी जुड़ गई थी, 10 साल बड़ी थी मुझसे, तो संबंध हो गए थे और बड़े तगड़े संबंध हो गए थे। तगड़े मतलब इस तरह से कि जब गई थी तो हम बहुत रोए थे फूट फूट के, और वो भी रोई थी स्टेशन पे जुदा होते हुए ट्रेन में। तो वो था, तो पहला प्यार जो होता है वो टीचर से होता है। कई बार आप करते हैं, टीचर नहीं करती हैं, टीचर को मालूम ही नहीं होता है कि आप प्यार कर रहे हैं उनसे। हमारे केस में ये था कि जो है वो मालूम था और बाकायदा दो तरफा था, उनकी तरफ से भी था, मेरी तरफ से भी था, मालूम होते हुए कि ये इसका अंजाम कुछ नहीं होने वाला, मालूम होते हुए तो जुड़ गए थे हम लोग। तो काफ़ी उसमें मतलब था। देन शी गॉट मैरिड टू धनबाद चली गई थी मेरे ख्याल से। उसके बाद में शी माइग्रेटेड टू बेंगलोर। अब तो क्या मतलब बच्चे भी बड़े हो, शादी हो गई बच्चों की, और ऐसा हो गया होगा। तो वो मेमोरीज हैं, बड़ी स्वीट मेमोरीज हैं उस वक्त की, कि ऐसा भी हुआ सकता है। तो क्या सर, अच्छा म्यूजिक या अच्छा लिरिक्स लिखने के लिए, बनाने के लिए ऐसी यादें या ऐसे एक्सपीरियंसेस होना कितना ज़रूरी है? जरूर नहीं, काम में आते हैं कई बार आपके, जरूरी नहीं है। ऐसा कोई बंदा होता नहीं है जिसकी जिंदगी में जिसके पैशनेट संबंध नहीं रहे किसी से। ऐसा मतलब नीरस बंदा कौन होता होगा? जी। किसी ना किसी बंदे से संबंध होते हैं, दिल टूटता है, दिल जुड़ता है, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो इसलिए जो है ये जरूरी क्या मतलब, अवश्यंभावी ये तो होता ही होता है। तो कुछ लोग बिल्कुल ही नॉन सेंसिटिव होते हैं, मतलब उनके साथ कुछ भी हो जाए उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पाषाण हृदय होते हैं, कठोर हृदय होते हैं, उन पर कुछ भी पड़ जाए। तो मेरे साथ में जो है ये रहा, तो ये सारे संबंधों ने जो है मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट डाला मेरे लिरिक्स पर, मेरे काम पर। लेकिन ये कहूँ कि लड़की ने ही इफेक्ट डाला, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लड़की से संबंध की वजह से जो है मेरे लिरिक्स बने या मेरा परफॉर्मेंस बना, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा वो तो इंडिविजुअली अंदर एक स्ट्रीक थी क्रिएट करने की, करो 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 करो, संबंध हो ना हो। पारिवारिक स्थिति ऐसी थी, परिवार से बड़ा घुटा हुआ बंदा था मैं, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। अच्छे लोग थे लेकिन मुझे समझ नहीं पाए। वो भी अच्छे थे, एक्सेप्ट करता हूँ उनको, एक्सेप्ट करता हूँ कि वो मुझे समझ नहीं पाए, कभी नहीं समझ पाए। और बहुत लेट में जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तब तक भी जो है मतलब उनकी हालत बहुत ख़राब थी, तब मुझे समझ आना चाहिए था कि मैं बड़ा हो चुका था, कि जो है ये समझ नहीं पाए, लेकिन मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था और आज मैं वो कर गया। तो अब जो है मुझे आई शुड बी मोर गिविंग, तो उनकी रक्षा करूँ। लेकिन तब तक जो है बात हाथ से जा चुकी थी, तब तक वो बहुत बीमार हो चुके थे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स। तो 95 में उनकी डेथ हो गई थी, संबंध भी अच्छे नहीं थे मेरे उनसे। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को जिम्मेदार मानना चाहिए, कि तब मुझे मेरे ख्याल से ट्रूस कर लेना चाहिए था, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए था। कि एक हद के आप बाद में जो है पेरेंट्स बूढ़े जब होते हैं तो बच्चे बन जाते हैं, जी। तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि आप बड़े बड़े हो गए। वो मैं नहीं समझ पाया। तो वो जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी एक्चुअली, छोटी मोटी नहीं, बहुत गलती। मैं आप फादर को खोने के बाद में मैंने एहसास किया कि बहुत बड़ी गलती थी। तो वो जो है वो भी हुआ। माँ मेरे साथ रही 4-5 साल बॉम्बे में रही। पहली मरतबा वो देहात की औरत ने जो लिबरेशन महसूस किया। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं घर का नाम कुकू था, तो मेरी फ्रेंड्स आ गई हैं। उनके मुंह से ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता था कि जो फ्रेंड्स वो
देहात की औरत बोल रही है कि मेरी फ्रेंड्स बन गई हैं, मेरी फ्रेंड्स आई हैं, तो 5 साल जो है उन्होंने अच्छी ज़िंदगी बिताई मेरे साथ में। फिर वो भी गुजर गई 2007 में। उसके बाद फिर हम भी बड़े हो गए, ज़रूरत से अधिक बड़े हो गए। या सर मैंने एक्चुअली कल 2 आपके इंटरव्यू देखे थे। मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि जो भी पीयूष मिश्रा जी के बारे में, उनकी जीवन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, ललन टॉप का इंटरव्यू प्लीज़ देखिएगा। बहुत अच्छा इंटरव्यू है, बहुत सारी बातें उन्होंने खुल के बताई हैं। और एक इनफैक्ट नीलेश मिश्रा के साथ स्लो इंटरव्यू जो है उसमें भी काफ़ी बातें हैं। और जो और ज़्यादा जानना चाहते हैं प्लीज़ बुक खरीद के पढ़िए, और ख़रीद के ही पढ़िएगा। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, उसमें काफ़ी सारे राज खोले हैं पीयूष जी ने। और मेरे ख्याल से जो भी वो किताब पढ़ लेगा वो पीयूष जी के बहुत करीब हो जाएगा, स्पिरिचुअली। उसमें बहुत सारी बातें हैं। और किसी के बारे में बुरा नहीं लिखा है, मतलब सदा हुआ नॉवल है, काफ़ी बैलेंस्ड नॉवल है, किसी के बारे में बुरा नहीं लिखा है। तो सर मैं और थोड़ा सा बिजनेस और म्यूज़िक के बारे में बात करने से पहले कुछ आपकी एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना चाहूँगा। 61-62 साल की तकरीबन आपकी उम्र है, और जब भी कोई इंसान अपने जीवन को देखता है तो उसको सारी बातें तो याद नहीं रहती 61 साल की। कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं आपको, जो आपको आप बनाते हैं। तो उन मोमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं कि करके कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सीख क्या है? सीख जी, सीख क्या है? बिगेस्ट लर्निंग ऑफ योर लाइफ, आप जिसको बहुत तहे दिल से मानते हो कि, और वो कुछ सी रीज़न से ही होती है। कोई इंसिडेंट होते हैं लाइफ में जिससे आप कुछ सीखते हो और फिर आप उसको मानते हो, ऐसा कुछ है? मैं 20 साल की उम्र में जो है एक ख़ास किस्म की मानसिकता को पा गया था। मुझे काफ़ी क्षोभ है कि वो चीज़ निकल गई हाथ से। अगर मैं नहीं फिसलता और व्यसनों में, लड़की हो गई या शराब हो गई या इवन काम हो गया, काम में जो है मैं पागल हो गया था। मतलब वो पिछले 40 साल की ज़िंदगी काम के अलावा और कोई कुछ नहीं रही। थिएटर का काम हो या सिनेमा का काम हो, काम था। काम में पागल हो गया था। तो काम में पागल नहीं होना चाहिए। काम में इतना मशगूल रहो जितना कि आपको अपने घर में ध्यान करने की भी थोड़ी फुर्सत मिले, परिवार के साथ रहने की फुर्सत मिले। वो बिल्कुल वो लेफ्ट था। करना है, कुछ करना है, देश के लिए करना है, देश को बचाना है, पता नहीं क्या बचाना था ज़्यादा, उसमें बढ़ गया था। तो उतना काम के प्रति पैशनेट होने की ज़रूरत नहीं है। काम संभल के करना चाहिए। कर्तव्य वो होता है जो कि होता है, बस दैट्स ऑल। ज़्यादा ड्यूटीफुल होने की ज़रूरत नहीं। तो काम में जो है बहुत ज़्यादा मशगूल हो गया था। तो उतना काम में मशगूल होने की ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त अगर जो है अपने चिंतन को 20 साल की उम्र में अपने चिंतन को साफ रखता मैं, तो जो है आज बहुत सदा हुआ आदमी होता। आज अब कहीं जाकर मैं सदा हूँ। पिछले 40 साल को पार करने के बाद में अब कहीं जाकर सदापन आया है। अगर ये पहले होता तो मेरे ख्याल से बहुत एवोल्यूशन होता, बहुत ग्रो करता। वो जो है चीज़ गायब हो गई। लेकिन फिर पहली ज़िंदगी नहीं है, इसके आगे भी ज़िंदगी होगी। मैं तो रिइंकार्नेशन में बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जिस नोट पर मैं छूटा हूँ उस नोट पर जो है, मैं जिस नोट पर मैं छूटूंगा उस नोट पर मैं पैदा हूँ। शुरुआत है। बहुत बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत बिलीव करता हूँ। भगवद गीता अल्टीमेट लेख, भगवद गीता जो है अल्टीमेट निबंध है जिंदगी का। तो अभी है, ठीक है, बढ़िया बात है। इस जिंदगी का ईगो डिफ्लेशन बहुत बड़ी चीज़ है। आपके जिंदगी में ईगो इतनी खतरनाक चीज़ होती है, अहंकार इतना खतरनाक चीज़ होती है कि पहले आप मरते हैं, उसके 15 मिनट बाद आपका ईगो मरता है। इतनी खतरनाक चीज़ होती है। तो ईगो डिफ्लेशन जो है, जिंदगी का नाम ही ईगो डिफ्लेट करना है। स्वतः धीमे 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 करके आपका ईगो डिफ्लेट होता जाता है, तो उसी को कहते हैं जिंदगी। आप निर्मल ऐसे ही होते हैं। आप निर्मल कोई भजन कीर्तन करने से, पूजा पाठ करने से, इवन ध्यान से भी, ध्यान भी इस तरफ इशारा करता है कि आपका ईगो डिफ्लेट हुआ है कि नहीं। तो आपके जो है सारे के सारे कर्म जो हैं धीमे धीमे डिफ्लेट, अकर्म की तरफ बढ़ना। कर्म एक तो होता है कर्म करना, एक अकर्म मतलब इक्वल टू MC स्क्वायर, कि आप जो है अगर आप मूव कर रहे हैं कोई भी चीज़ जिसमें मास है, और अगर वो मूव कर रही है वेलोसिटी में, तो एक दिन जाके वो एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। तो वो जो अकर्म जो है, मतलब इसका मतलब नहीं खराब कर्म। अकर्म मतलब आप काम करने के लिए नहीं बचा, जो कि सदियां जिंदगी लगती हैं, उसके बाद में कहीं हासिल होता है। उसी तरह इशारा है। तो ईगो जो है, ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको जो है कुचलना बहुत ज़रूरी है। मेरा आपका, मेरा आपका, मेरा आपका, जब तक ये रहेगा ना आपके अंदर, तब तक आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे। तो ईगो डिफ्लेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी आपको। अटेम्प्टफुली जाता है वो, ऐसे नहीं जाता, अटेम्प्टफुली जाता है। आप अपने सारे के सारे पाप कर्मों को लिख लो,
सबको लिख लो, ड्रॉ कर लो बाकायदा, ब्लैक एंड वाइट में लिख लो मैं ये करके आया, और सामने वाले की गलती मत बतलाओ। आपसे जो हुआ आपने लिख दिया, उसके बाद में सामने वाले की गलती मत बतलाओ, आपने जो किया, और उसके बाद में जाकर किसी को कन्फेस कर दो, और उस लिस्ट में आपको जो है इंडिविजुअल्स के नाम मिलेंगे जिनके प्रति आपने गुनाह किए। आप एक बार की जाकर, बहुत मुश्किल होता है करना, एक बार की जाकर उनसे जो है सॉरी बोलो, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ईगो जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपसे आपका ईगो करने देगा नहीं कि आप माफ़ी कैसे मांग सकते हो, आप तो बहुत बड़ी चीज़ हो, आप पीयूष मिश्रा, आप माफ़ी कैसे मांग सकते हो। तो वो जो है अगर आप कन्फेस कर दोगे किसी के सामने, उससे आपको ब्लैक एंड मालूम पड़ जाएगा कि आप क्या करके आए हो, और सामने उस जाके आप हर बंदे से माफ़ी मांग लो। उससे आप इतने हल्के हो जाओगे कि जो है मतलब एक थर्ड डायमेंशन ऑफ लिविंग में आप प्रवेश कर जाओ, आपका बोझ सारा उतर जाएगा। उससे जो है व्यसन सारे निकल जाते हैं, शराब, चरस, गांजा वगैरह जो है, जितना भी जो दुर्व्यसन जो होते हैं ना, आप मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस जी, उसकी जो है रेमेडी ये होती है कि स्पिरिचुअल रेमेडी होती है, सारी स्पिरिचुअल डिजीज होती हैं, शराब, चरस, गांजा वगैरह सब जो है ये स्पिरिचुअल डिजीज, आध्यात्मिक बीमारियां होती हैं। अगर आप ये कर दोगे तो ये साथ में ये अपने आप ही निकल जाएंगे। जी, और आपने पहले भी जो बात कही कि बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, कि काम भी एक नशा होता है, तो आप नशे को करो, नशे को खुद को नहीं करने देना चाहिए। काम भी नशा होता है, मतलब आप पागल हो, कंज्यूम नहीं होना चाहिए किसी भी चीज। क्या यार, मैं सुबह 6 बजे उठता था, वैसा 20 साल का भी चलन रहा दिल्ली में। 4 बजे सुबह उठ रहे हैं आप, 4 बजे से रिहर्सल कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं 9-10 बजे, फिर उसके बाद खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, उसके बाद फिर शाम को जो है 9 बजे तक रिहर्सल कर रहे हैं, फिर शाम को शराब पी रहे हैं। 24 घंटे, मतलब ये सालों रहा, मतलब चलन। कितना काम करोगे आप, कितना सुख चैन सब चला गया, मतलब आपके सीरेनिटी चली गई, आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे, कहीं रुक नहीं पा रहे, कि तक कर बैठ नहीं पा रहे पीछे, या चाय पी रहे हैं या शराब पी रहे हैं। तो ऐसे जिंदगी, उस चक्कर में काम हो गया, ठीक है, बढ़िया बात है, काम कर लिया, उस काम का परिणाम मिल गया, इंडस्ट्री में काम मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस सीरेनिटी जो खो दी ना उस दौरान, उसको हासिल करने में जो है फिर बहुत टाइम लग गया। अब कहीं जाकर जो वो धीमे धीमे शांति हासिल हुई। और सर, आपकी लाइफ का सबसे खुशहाल का मोमेंट कौन सा था? खुशहाल, हाँ, सबसे हैप्पी मोमेंट एक बतलाना तो बड़ा मुश्किल है, मतलब काफी सारे आए और गए, जितने आप बताना चाहें। खुशहाल एक तो था जब मैं एनएसडी में सिलेक्शन हुआ था मेरा, दूसरा 83 में, दूसरा था जब एनएसडी में 85 में जब मुझे हैमलेट करने को मिला था, मेरा पहला मेजर रोल, उसने जो स्टारडम दे दिया था मुझे, और साथ में दिमाग में ये भी भर दिया था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ी एक्टर हूँ। बहुत पागल हो गया था मैं, बहुत इगोइस्ट, बहुत पागल हो गया था कि मैं जो है आपके मतलब दुनिया में हर चीज़ जानता हूँ एक्टिंग के बारे में। तो सबको हकालना शुरू कर दिया था मैंने, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। वो मोमेंट था। एक मेरा सोलो परफॉर्मेंस था इवनिंग विद पीयूष मिश्रा, मैं 3 घंटे करता था उसको, सोलो परफॉर्मेंस। वो सारा सोल्ड आउट होता था मुझे। अरे सारा सोल्ड आउट, बड़ा पागलपन था उसके लिए। वो जो है मेरा हैप्पी मोमेंट था। एक हैप्पी मोमेंट जब आया, जब जो है शराब में, ये जो मैंने प्रोग्राम को बतलाया ना, ये प्रोग्राम मैंने खुद जो है अप्लाई किया अपने आप, तो उससे जो है शराब में बहुत तब्दीली आई। तो धीमे धीमे सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ये रहा कि जो है हायर पावर पर जब कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद हायर पावर, कॉन्शियस कॉन्टैक्ट, ये बड़ी बात नहीं बोल रहा, एक्चुअली हुआ है ये कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद हायर पावर। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हायर पावर से पूछता हूँ कि मैं क्या करूँगा, तो मुझे जवाब मिल जाता है। आज नहीं मिलता तो 4 दिन बाद मिल जाता है, नहीं तो 10 दिन बाद मिल जाता है, लेकिन आई गेट द आंसर। तो यही हैप्पीएस्ट मोमेंट है। सर, कितनी कमाल की बात है ना, जब भी हम छोटे बच्चे होते हैं, अभी भी बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है उस टाइम पे कि हैप्पीएस्ट मोमेंट तभी होगा जब हम पैसा कमा लेंगे। अब मैं आपसे 60 साल का एक्सपीरियंस में भी पूछ रहा हूँ, तो आपके कोई भी हैप्पी मोमेंट सारे इमोशनल मोमेंट्स हैं एक्चुअली, सारे स्पिरिचुअल मोमेंट्स हैं। पैसा, गाड़ी, घर, ये मोमेंट्स आते ही नहीं। मटेरियलिस्टिक चीजें आपको वो सुख जब दे पहले नहीं गाड़ी ली थी तो हैप्पी मोमेंट नहीं बोल सकता उसको मैं, जब मैंने पैसा कमाया था उसको नहीं बोल सकता मैं। हैप्पी मोमेंट ये था जब ये लोग मिले थे, राहुल वगैरह, राहुल मिला था, जब निशांत मिला था, जब बैंड बना था मेरा, तो लगा था कि ये लाइकली माइंडेड बंदे मिल गए जिनको मैं खोज रहा था, एक्चुअली जिनको मैं खोज रहा था। ये हैप्पी मोमेंट, ये इंडिविजुअल्स जो है जो मिले थे मुझे, इससे मुझे लगा कि यार ये अपने बंदे मिल गए मुझे, ये मुझे समझते हैं,
जो मैं चाहता हूँ वो देर से मिले, हालांकि देर से मिले, लेकिन मिल गए। कि जो मैं चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, वो ये समझते हैं, फील करते हैं, तो वो था। और सर लास्ट 2 सवाल लाइफ के बारे में। एक तो सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या था आपका? सबसे मुश्किल डिसीजन आपने जो लिया लाइफ में? स्कूल ऑफ ड्रामा आना। और क्यों था वो डिफिकल्ट सर? पूरा परिवार अगेंस्ट अगेंस्ट था ना, पूरे सारे हाँ, खानदान डॉक्टर अगेंस्ट। बनाना चाहते थे, करेक्ट। हाँ, सब लोग अगेंस्ट थे। एनएसडी आना भी, एनएसडी आने से तो बल्कि उन्हें अच्छा लगा था। एनएसडी आने के बारे में सोचना जो है ये कि मैं ड्रामा स्कूल ज्वाइन करूंगा, ये जो है ये जब मैं सिलेक्शन हो गया था मेरा, तो बहुत खुश थे ये लोग। लेकिन सिलेक्शन एनएसडी के बारे में सोचना कि मैं ड्रामा आर्टिस्ट बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, ये दिमाग ख्याल में आना जो है, दिमाग में आना है ख्याल, वो जो है वो बड़ा बड़ा कठिन मोमेंट था। मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे पिताजी को बतलाना पहली मर्तबा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, और उनको कन्विंस करना, जो कि नहीं कर पाया मैं। जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया स्कूल ऑफ ड्रामा में, तब तक वो कन्विंस नहीं हुए कि ये इसमें एक स्ट्रीक, मतलब मध्य प्रदेश में से 2 सीट्स थी, एमपी में से 2 सीट्स थी, तो 2 सीट्स में आपके मतलब एक बंदा ये भी हो सकता है, मेरा बेटा भी। तो ये उनको समझाना बड़ा मुश्किल था और नहीं समझा पाया मैं। जब सिलेक्शन हो गया उस वक्त ही वॉज वेरी हैप्पी, उस वक्त ही वॉज वेरी हैप्पी। और सर सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? बहुत रहे यार, एक आध थोड़ी, बहुत रहे। कोई भी जो आपको अभी याद आ रहा हो? अरे नहीं, एम्बैरेसिंग, वो एम्बैरेसिंग ही क्या जो बतला दूं मैं आपको। एम्बैरेसिंग है इसलिए कि बता नहीं सकता मैं किसी को। सारे सारे एम्बैरेसिंग, बहुत गंदे एम्बैरेसिंग मोमेंट जो है, मतलब ये ड्रिंक करने के बाद में बहुत 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 एम्बैरेसिंग, बहुत ही एम्बैरेसिंग, बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट। वो शर्मनाक मोमेंट थे, मतलब मैं किसी को बता भी नहीं सकता। ह्यूमिलेटिंग थे, मतलब बहुत अपने आप, और किसी ने नहीं किया था, मैंने किया था, मैंने किया था अपने आप पर जो है, मतलब मैंने अपने आप पर हंसी उड़वाई थी अपनी। ऐसे मोमेंट्स जो है मैंने क्रिएट किए थे। बहुत शर्मिंदगी। जैसे स्पॉटिफाई पे अब सब गाने सुनते हैं, और आपको रिसेंटली आपका पोस्ट भी है, आपको हम मैं श्योर पता है कि नहीं, कि 2024 में 1,60,00,000 लोगों ने आपको सुना है, 182 देशों में सुना है। आपके गाने 7,20,00,000 बार सुने जा चुके हैं, और टोटल 48,70,000 घंटे आपके गाने सुने गए हैं। मालूम नहीं मुझे। गुड गुड गुड। तो ये डेटा बेटा आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मालूम यार मुझे, मतलब ये लोग जानते हैं मेरे ख्याल से। 15 साल में मर जाना है, विदाई का दिन आ जाएगा, तो 5 लोग याद रखें ना रखें, मतलब मुझे तो याद रखेंगे लोग बात, क्योंकि अब जो है, जो आज की स्थितियां हैं उसके हिसाब से मैं लोगों के लिए करता हूँ कुछ, जिससे कि लोग भी मेरे लिए, मेरे बारे में सोचते हैं। तो यही है। बाकी आज से 50 साल बाद मेरे ख्याल से नाम भी याद नहीं रहेगा किसी को। 50 साल बाद ये गाने वाने जिंदा रहेंगे मेरे ख्याल से। अदरवाइज सैकड़ों पीयूष मिश्रा आ जाएंगे उसके बाद, सैकड़ों नए काम करने वाले जाएंगे। इवन समबडी लाइक अमिताभ बच्चन, हु सेज कि मिस्टर बच्चन से आगे बढ़ने वाला नहीं आएगा, आ जाएगा 50-60 साल में। तो अनुवर्तन तो संसार का नियम है ना आपके, जो जो पहले नहीं हुआ वो अभी क्यों नहीं हो सकता, हो जाएगा। तो यही है जिंदगी। सर, क्योंकि आपने अपने टीम के बारे में काफ़ी बार मेंशन भी किया है, और मैं खुद भी एक मैनेजर रह चुका हूँ, और मुझे ये पता है कि किसी भी कलाकार के जीवन में उसकी जो टीम होती है उसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट। और आपने राहुल गांधी के बारे में मेंशन किया, नॉट द राहुल गांधी बट दी राहुल गांधी। तो हम उनको भी बुलाते हैं, और उनसे और आपसे मिल के हम थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ, मतलब वो लोग इम्पोर्टेंट हैं मेरी जिंदगी में। मतलब ये जिंदगी की व्यवस्था जो थी ना, ऑर्गेनाइज जो हुई है जिंदगी, वो इन्हीं के मिलने के बाद हुई है, इन लोगों के मिलने के बाद हुई है। 8 साल से जो है, पिछले 8 साल से राहुल मेरे, 10 साल से है मेरे साथ में राहुल। 10 साल से मेरी जिंदगी काफ़ी व्यवस्थित हो गई है। मतलब मुझे कम से कम अपने बिजनेस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिजनेस की आप तो दखलंदाजी उसके घर तक है मेरे। मेरी पत्नी से बड़ा अच्छा रैपो है उसका, मेरी बीवी, और ये सभी बैंड, निशांत अग्रवाल, सबसे जो है, मतलब आपके वो बिल्कुल इट्स लाइक ए कम्यून, मतलब बैंड पूरा कम्यून बन चुका है। तो घर में मिलते हैं, अगर कोई बीमार है तो उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, उसके घर जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब इट इज़ ए फैमिली। बैंड के ये अच्छी बात जो है लगी है, जो मैं मेरे बैंड के बारे में, कि इट्स ए फैमिली, इट हैज़ बिकम ए फैमिली। कि अगर कोई मिस होता है तो वी मिस हिम, एक्चुअली वी केयर अबाउट हिम, सोचते हैं उसके बारे में। तो ये है, और बाकी ठीक है, अच्छी बात है। तो दोस्तों, अभी हम बुलाते हैं पीयूष जी के साथी
जो उनको मैनेज भी करते हैं, वो खुद की कंपनी भी चलाते हैं। काफ़ी साल उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, जी में असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत अलग अलग तौर से एसोसिएटेड रहे हैं। और 2018 में उन्होंने तंबू एंटरटेनमेंट की शुरुआत की, जिस कंपनी का काम है फिल्म, कंटेंट क्रिएशन, इवेंट मैनेजमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, आईपी क्यूरेशन, ऐसे काफ़ी सारे काम करते हैं। उन्होंने बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाई है। स्वानंद किरकिरे साहब के साथ बावरा, बैंड उनका है पीयूष मिश्रा जी का बलीमारा, और अभी रिसेंटली उड़न खटोला जो पूरा टूर है उनके वो प्रोड्यूसर और क्यूरेटर भी हैं। तो ऐसी एक पर्सनैलिटी को बुलाते हैं और थोड़ी सी पर्दे के पीछे वाले जो बहुत सारी बातें होती हैं वो भी हम आपके साथ करते हैं। और साथ में वो इस बैंड बलीमारा के बैकिंग वोकलिस्ट भी हैं। प्लीज वेलकम राहुल गांधी। राहुल, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। राहुल गांधी। तो सर, राहुल गांधी का पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपने कम्युनिज्म के साथ आप काफ़ी साल रहे हैं। साथ में आपने आरंभ है प्रचंड जैसा गाना भी किया है जो पॉलिटिक्स और उस सिचुएशन में, और आपने राहुल गांधी को मैनेजर भी रखा हुआ है। तो कभी कुछ कंसर्न नहीं होता है कि ये अपना नाम बोलते नहीं, आरजी बोलता है यूजुअली। आरजी करके जब बात करता है तो पहले मैं इसका नाम परिचय कराया करता था राहुल गांधी बोल के, तो बोले हंसते थे लोग बाग। फिर बाद में मैंने भी बंद कर दिया, या तो राहुल बोलता हूँ या आरजी बोलता हूँ। तो आजकल जो है यही चल रहा है। तो राहुल, आप लोग पहली बार शायद एक साथ इंटरव्यू मैं बोलने ही वाला था, मेरा भी पहली बार पीयूष भाई के साथ। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि पीयूष जी के बारे में वो बात बताइए जो शायद किसी को भी नहीं पता हो, जो आपकी बैक स्टेज की मोमेंट्स होती हैं, जो फन होते हैं, जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं। आई थिंक पीयूष भाई बहुत ही जवान, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, भी जवान लौंडे हैं अभी तक। सबसे ज्यादा जवान यही है पूरे बैंड में, या अदरवाइज ऑल्सो जो मैं आसपास लोगों से मिलता हूँ या देखता हूँ। एंड द मोस्ट अडेप्टेबल ह्यूमन एट दिस एज ऑल्सो। सो इनका सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट होता रहता है विद टाइम। चाहे फिर वो बैंड हो, चाहे फिर वो जीवन हो, तो ही इज वेरी मच कनेक्टेड विद द करंट ट्रेंड एंड वेरी मच ओपन टू बताओ अच्छा कैसे होता है, अच्छा ठीक है ऐसे कर ले। So that is, I think, the most unique quality about him. ओके। और जैसे पीयूष सर बहुत सारा काम करते हैं जी। ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल सिंगर और कंपोजर जो जनरली गाने गाते हैं, फिल्मों के लाइव शो करते हैं। तो एक ऐसे आर्टिस्ट को मैनेज करना, बहुत सारे मैनेजर होंगे जिनके पास ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिनको मैनेज करना है जी। क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? सर आई फील फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ टू बी अराउंड हिम। मेरा कभी इंटेंशन था नहीं टू बी एन आर्टिस्ट मैनेजर, बट वो मेरे लिए इन द प्रोसेस हो गया। जब मैं पीयूष भाई को मेरे ख्याल 2007-8 से जानता हूँ, हमारे कॉमन फ्रेंड हैं कबीर, और 2014 में मैं जब रिवॉल्वर रानी पे एसोसिएट डायरेक्टर था, तब पीयूष भाई को मैं प्रोफेशनली बहुत क्लोजली हम लोग ने कॉन्वर्सेशंस करी, और उसके बाद से मैं उनके काम को हैंडल करने लगा। आई फील जो मेरा नज़रिया है, वेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव, दैट सबसे पहले उस इंसान को समझना, एंड अपार्ट फ्रॉम व्हाट ही और शी इज डूइंग प्रोफेशनली, एक उस सोल के साथ कनेक्ट कर पाना कि यार व्हाट इज दैट ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एंड देन मैं तो हमेशा से ही ऑ में था पीयूष भाई के, क्योंकि उनके गाने, उनकी मकबूल की एक्टिंग से लेके मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया था उनसे। एंड 2014 तक मेरा प्रिविलेज था कि मैं उनको एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन ज़्यादा जान चुका था। तो मेरे लिए फिर वो सारी चीज़ें ईजी होने लगी, चाहे फिर वो उनकी एक्टिंग रिलेटेड था, या वॉइस ओवर्स थी, या राइटिंग थी, डायलॉग राइटिंग, या लिरिक्स राइटिंग थी। तो वो बिकॉज आई न्यू हिम एज अ पर्सन, देन एवरीथिंग बिकेम ईजी फॉर मी, कि मैं उसको किस तरीके से और कौन से ट्रेड को किस तरह आगे मार्केट कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ, या बेटर कर सकता हूँ। सो आई फील सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द पर्सन यू वांट टू रिप्रेजेंट, कि वो दैट पर्सन इज। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है पीयूष भाई को मैनेज करने में? बहुत सारी प्रॉब्लम। जहाँ मैं बोलूँगा पीयूष भाई ये नहीं करना, अरे ठीक है यार, तो क्या हो गया,
नहीं पीयूष भाई, इससे क्या होता है ना, अपने को थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ाने में इजी होगा। अरे ठीक है यार। तो जहाँ जहाँ मैंने कोशिश करी कि अच्छा पीयूष भाई यहाँ थोड़ा सा गैप रख लेते हैं, तो वहाँ मैं मुड़ता हूँ, पता चलता पीयूष भाई उधर ही। बट विच इज अ ग्रेट Which is the क्वालिटी, creative, yeah. बिकॉज दैट्स व्हाट यूथ लव्स अबाउट, कि सबको लगता है हमारे ही है। और अभी बलीमारा बैंड आपका है, उड़न खटोला आपका जी, टूर है। जी। बलीमारा बैंड की सबसे खासियत क्या है, यूनिकनेस क्या है, अगर आप बताना चाहेंगे? मुझे लगता है सर, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये एक जॉनर डिफाइनिंग है, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह की लिरिक्स हैं, जिस तरह की पीयूष भाई की राइटिंग रही है या अभी भी करते जा रहे हैं, हमारे सेंटर स्टेज पे हारमोनियम होता है एंड उसके अराउंड बेस गिटारिस्ट भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, सैक्सोफोन भी होता है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा विजुअल डिलाइट एंड साउंड है इस बैंड की। एंड पीयूष भाई की राइटिंग तो फिर यूनिक है। और उड़न खटोला टूर के कुछ स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, जैसे हम अभी ऑफलाइन भी बात कर हाँ रहे जी। थे, क्योंकि बहुत कम लोगों को क्या होता है कि पता चलता है कभी कभी, जी जी स्पेशली पीयूष भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी टिकटें बिक रही जी, हैं, क्या जी। स्केल है, कितने शोज हैं, जी थोड़ा बता सकते हैं? जी जी एब्सोल्युटली सर। हमारे लिए, हम लोग ने जब 2016 से ये बैंड शुरू हुआ था, बट जो अभी जिस फॉर्म में आप देख रहे हैं, दैट इज सिंस अ ईयर एंड अ हाफ। तो जब हमने लास्ट ईयर शोज करे, हम लोग एक प्रमोटर जो हमको इनवाइट करता था, जो भी लोकल शहर, जैसे हमें दिल्ली से अगर इनवाइट आया तो वी विल गो, हम अपना एक परफॉर्मिंग फीस लेते थे। दैट प्रमोटर विल टेक केयर ऑफ आवर ट्रैवल, स्टे, एवरीथिंग, हमें बस जाके परफॉर्म करके आ जाना होता था। जब हमने वो जर्नी शुरू करी तो हमें बहुत ही ज़्यादा हैप्पी सरप्राइज हुआ कि यार इस साइज में भी ऑडियंस अवेलेबल है फॉर कंटेंट जो पीयूष भाई लिख रहे हैं और गा रहे हैं। और फिर काफ़ी सारे वो शोज करके हमें बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, जहाँ हमें लगा, कई बार प्रमोटर की गलती नहीं होती है, उसके लिए एक पॉइंट के बाद वो एक कॉमर्स है जी। जो होना भी चाहिए। करेक्ट। तो वो बोलता है कि भाई मैंने आपको पे कर दिया है ना, अब आप स्टेज पे चढ़ो, गा दो। तो कई बार फिर वो माइक स्टैंड गड़बड़ निकल आते थे, कई बार कोई केबल नहीं होती थी, कई बार वो एक हाइट नहीं मिल रही है हमें हारमोनियम की। जितने ज़्यादा हमारी एक्साइटमेंट थी ऑफ नोइंग द ऑडियंस स्पेस और किस तरह की टिकट्स हम बेच पा रहे हैं, उतना ही हम लोग के लिए बैकएंड में कुछ चीज़ें डिफिकल्टी हो रही थी कि यार हम एज आर्टिस्ट वी आर जस्ट क्रेविंग फॉर लिटिल बिट ऑफ केयर एंड इमोशन टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो फिर हमने इस साल बोला कि व्हाई डोंट वी ओनली producing all the shows. Yeah, because the tickets and the number of audience coming in gave us that confidence that why not. और अगर वो रिस्क है तो why not, because फिर हमारा ही है, कंटेंट भी हमारा है, फिर जर्नी भी हमारी है, एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि इस साल हम लोग खुद ही करेंगे। देन वी कॉइन्ड द टर्म उड़न खटोला, कि भाई ये पीयूष भाई का जो, जैसे आपने शुरू में बोला, ट्रैवलर है माइंड से, तो उसी के थीम के अराउंड था कि यार ये बहुत ही ट्रैवलर माइंड है जो अब इस एज में भी नहीं रुक रहा है। यू नो, ही इज ऑलवेज आउट देयर टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड अडैप्ट। तो फिर वो उड़न खटोला हम लोग ने कॉइन किया कि हम इस बार मल्टी सिटी टूर करेंगे। और हमारे पार्टनर हैं थिंकिंग हैट्स, जिन्होंने साथ में बोला कि हाँ सर साथ में प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन वी मेड अ चार्ट कि यार अच्छा, एंड आई पर्सनली फील, जो कुछ समय पहले था कि आप बाहर ज़्यादा होता है जहाँ एक बैंड साथ ट्रैवल करता है, करेक्ट, रोड शो जैसा है ना। होता है। हाँ, तो वो जो स्टेज से पहले का जो कनेक्शन है वो वहाँ बनता है, मुझे लगता है वो मूड सेट करता है, यू नो, ऑफ टुगेदरनेस, जैसे पीयूष भाई ने भी बोला। तो मेरे को था कि वो ट्राई करना है इस बार। अगर खुद ही कर रहे हैं प्रोड्यूस, तो फिर वो हम शायद खुद कर सकते हैं और वो लिबर्टी अपने टूर में ले सकते हैं, देन पुटिंग दैट रिस्क ऑन समवन एल्स। तो देन वी क्यूरेटेड कि हमने फिर चार्ट बनाया लगभग 18 शोज का, जिसमें से 14 शोज पहले थे हमारे डिफाइंड। अभी हम लोग ने 4 शोज और ऐड करें और अभी और 5 वेटिंग में है, तो इट लुक्स लाइक इट विल बिकम अ 22-23। और आपने बहुत सारे ऐसे शहर किए जहाँ पे शायद पीयूष भाई पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं। जी। आप लोगों ने वो मतलब टियर 2 जी। टियर 3 शहर भी इस बार बहुत ऐड किए। जी। तो पीयूष भाई, जो नए शहरों में परफॉर्मेंस करने का कुछ अलग एक्सपीरियंस आपको लगता है, जहाँ पे आप पहले जा चुके हैं और जो जहाँ पे पहली बार जा रहे हैं?
जहाँ पहले जा चुके हैं वहाँ पर मतलब एक फैमिलियरिटी रहती है कि हाँ भाई ये देख चुके हैं हम इनको। और जो बिल्कुल नए शहर है वहाँ पर क्यूरियोसिटी होती है सुनाने की कि इनको पहली बार सुनाएंगे तो इन्हें कैसा लगेगा। रिस्पांस की भी जो है मतलब उम्मीद रहती है कि अच्छा रिस्पांस करेंगे, ख़राब रिस्पांस करेंगे, क्योंकि गाने अभी तक जो है हम समझ नहीं पाए गाने ये अभी तक तो अभी तक तो हर जगह एप्लीकेबल हुए हैं और सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मतलब कॉरपोरेट शोज होते हैं कई बार, तो वहाँ पर डर लगता है कि वैसा रिस्पांस आएगा कि नहीं। वहाँ छोटे शहर और बड़े शहर और नए शहर पुराने की बात नहीं होती, कॉरपोरेट जो शोज होते हैं उसमें रिस्पांस मतलब आपके वो टिकट वाली ऑडियंस नहीं होती जी। तो उनका रिस्पांस जो है अलग किस्म का, वो आप कुछ फन ढूंढने आते हैं कि मौज मजे करेंगे। उन्हें कई बार वो फन मिलता है, कई बार वो नहीं मिलता, तो कई बार वो जो है बुझे बुझे से रिस्पांस करते हैं। जहाँ हुआ हालांकि ऐसा एक दो शो में ही है। तो नए 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 उसमें जो है परफॉर्म करने में ये रहता है कि पता नहीं कैसा रिस्पांस मिलेगा, नए शहरों में पता नहीं कैसा रिस्पांस मिलेगा। और अभी तक तो अच्छा ही मिला है, लेकिन एक वो है धक धक करता है दिल कि जो है पता नहीं कैसे रिस्पांस करेंगे मुझसे। और सर आपको तो कैसी फीलिंग आती, जैसे कि आपने कुछ गाने आज से 25-30 साल पहले बनाए थे, इनफैक्ट रिलीज हुए को भी 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, बट आज भी आपको ऑडियंस में जब 20-22 साल या 25 साल का बच्चा या लड़का या लड़की दिखती है तो कैसी फीलिंग आती है? अरे वो बड़ा यार अच्छा तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, बड़ा बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब वो देखता हूँ मेरे उम्र के बंदे भी जो है तो ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं जैसे कि जो है जवान बंदा रिस्पॉन्स कर रहा है। इसका मतलब ये कि गाने जो है हर फेज में चल रहे हैं, हर जगह एप्लीकेबल हैं। अगर घर जो है आज से जो है 30-35 साल पुराना गाना है, ये 25 साल पुराना गाना एक बगल में चांद होगा, अभी तक चल रहा है, अभी तक हाथों हाथ ले रहे हैं वो, इसका मतलब ये कि उनको हिट कर रहा है वो गाना। तो ये देख के लगता है कि जो है मतलब कुछ, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, लेकिन अपनी कलम पर जो है थोड़ा नाज होता है कि यार ये यूनिवर्सल गाने बनाए जो हर जगह एप्लीकेबल हैं, हर सार्वभौमिक हैं, सर्वविदित हैं, हर जगह एप्लीकेबल हैं, हर जगह पसंद किए जाएंगे, हर स्थान पर काल और समय के हिसाब से भी पसंद किए जाएंगे आज से। और मुझे उम्मीद है कि ये गाने जो आज हम रहें ना रहें वो कोई अलग बात है, लेकिन 50 साल बाद भी जो है मेरे ख्याल से 98% तो रहेगा ही रहेगा, वो गाया जाएगा ही जाएगा। वो जो अप्रोच है उसकी, मतलब देश विदेश में जो है, विदेश में भी ऐसे कई एक जगह हैं जहाँ पर वो कौन था अपना विल स्मिथ आपके, उसने जो है मतलब एक किस में डाला था वो गाना आपने कोई रील पे। हाँ, उसे मालूम नहीं कि गाने का मतलब क्या, गाने का मतलब क्या भी नहीं मालूम उससे, लेकिन उसने जो है वो हिट कर गया कि यार ये गाना उसमें कुछ बात है, तो उसने किसी रील में डाल दिया। ऐसी क्रिकेट टूर जो है वर्ल्ड कप वगैरह में जो है, मिलिट्री हम गए अभी ईटानगर वगैरह, तो वहाँ पर जो है जो सीमांत पुलिस है वहाँ पर जो है मतलब इतना, वहाँ पर मिलिट्री फौज में इतना अधिक गाया जाता है, इतना अधिक पसंद किया जाता है। तो लगता है कि जो है मतलब कोई चीज़ पैदा हुई जिस पर आप अफसोस नहीं कर सकते, आपको गर्व होना चाहिए। सर आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब जवानी में आप जब एक्टिंग करते थे तो आप बहुत गुड लुकिंग थे, आपका यूनानी चेहरा, कहा ही नहीं था, वो था एक्चुअली, यूनानी चेहरा और जर्मन जॉ था। तो हमारे स्कूल में आकलन हुआ था एक्चुअली, हमारे एनएसडी में जो आकलन होता है चेहरों हर बंदे का कि किसका चेहरा जो है किस जानवर से मिलता है, तो मेरा जो है चेहरा सांप से मिलता पाया गया था कि सांप से मिलता है पीयूष का चेहरा। तो उस समय यही हुआ था कि जो है ये इसका जर्मन जॉ है और यूनानी नाक है। तो उस वक्त ये टर्म जो है सामने आया था। अच्छा लगता है, मतलब सबसे मिलके अच्छा लगता है जब आते हैं। यूजुअली जो है मतलब मैं बहुत प्यार से मिलता हूँ सब लोगों से, मतलब फैंस को यू कांट, ये अमिताभ बच्चन साहब से सिखाया मैंने कि वो जितने फर्राख दिली से जो है वो देते हैं ना, सेल्फी देते हैं, बच्चन साहब कभी बोर नहीं होते। जी। बच्चन साहब के बारे में खास बात है कि बोर नहीं होते। उनसे मैंने सीखा है कि यार ये जो है बंदा, इस बंदे के चेहरे पर बोरियत का नामो निशान नहीं रहता, और इतना ख्याति पाई है तो मतलब हमारा फर्ज बनता है, इनकी वजह से ही पाई है ना हमने। अगर ये नहीं होते तो हमें कौन पूछता, ऑडियंस नहीं होती या फैंस नहीं होते तो हमें कौन पूछता। तो जैसा भी है वो हमें रिवॉर्ड देना हमारा फर्ज बनता है। तो जितना हो सकता है मैं सेल्फी देता हूँ, जितना हो सकता है उन्हें कंसोल करता हूँ, जितना हो सकता है मैं उनके साथ रहता हूँ। और राहुल, अभी पीयूष भाई कौन सी नई स्किल एक्वायर कर रहे हैं जो आपको पता है? नई स्किल कोई ऐसी, कोई और नई चीज ट्राई कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं? आई थिंक आई बीन पुशिंग हिम कि थोड़ा डायरेक्ट करें, एक वो रह गया है
हाँ, आपने कहीं बोला भी था क्या फिल्म बनाना चाहते? अब यार वो हो गया, मतलब अब आराम के जोन में चले गए, अब जो है फिल्म बनती नहीं है। उसके लिए जो है जंगी वो 20-30 साल पहले का जो है, मैं अपने आप को दिखता हूँ 30 साल पहले का जो विगर था, जोश व खरोश था, जब बिल्कुल टिक के रह ही नहीं पाते थे, उसकी उसकी ज़रूरत थी। अगर वो कंटिन्यू करता तो मैं आज अब खड़े होने की इच्छा नहीं होती। मतलब मैं कई बार आपके परफॉर्मेंस करने के बाद में सो जाता हूँ मैं। तो आराम भी एक चीज़ होती है यार, आराम नाम तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आराम भी एक चीज़ होती है, उसको भी इज़्ज़त करनी चाहिए। आराम शब्द में बहुत राम ज़रूरी छिपा है। जो भवबंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। तो आराम भी एक चीज़ होती है, तो आराम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और धीमे-धीमे करके यार ठीक है, खूब काम कर लिया, मुझे लगता है बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर लिया, ज़िंदगी काम में बीत गई। अब जो है आराम करने का हक बनता है बॉडी को भी। बॉडी को और माइंड को जो है आराम करने का हक बनता है। कई बार कुछ भी नहीं सोचो आप, ऐसा मन करता है कि आप घर बैठो और कुछ भी नहीं सोचो, कुछ भी नहीं सोचो, बिल्कुल आपके मतलब दिमाग खाली होने दो। उसका भी अलग सुख होता है। तो हमेशा आपके चलायमान रहा दिमाग, हमेशा आप चलायमान रही बॉडी, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की ख़्वाहिश, ये जो है, ये भी जो है मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब भी जो है इतनी सारी डिज़ायर है। एक्टिंग में ख़ैर थिएटर की तो छोड़ो, थिएटर में तो बहुत सारे रूल्स। अब एक्टिंग में अगर कोई पूछे, रॉबर्ट डी नीरो ने एक रोल किया था किंग ऑफ कॉमेडी करके, रूपर्ट पुपकिन, स्कॉर्सेज़े की फ़िल्म थी, मार्टिन स्कॉर्सेज़े फ़िल्म, रूपर्ट पुपकिन करके, वो बड़ा करने की इच्छा है अभी मेरी। एक जो है पीटर उस्तनोव ने एक रोल किया था, 1951 की फ़िल्म थी, वो है क्यू वेदिस, सम्राट नीरो का। नीरो जिसने अपने एक पोएट्री लिखने के लिए रोम जलवा दिया था, पूरा का पूरा शहर जलवा दिया था। वो करने की इच्छा है मेरी। वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, वंस अपॉन अ टाइम इन एक और कौन सी थी? लियो ओरी की फ़िल्म थी। रॉबर्ट डी नीरो ने एक बड़ा अजीब सा सीन दिया था उसमें, कि जो है आपके मतलब ही अ गर्ल, बहुत ही शरीफ और पवित्र लड़की होती है। इतनी शरीफ होती है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। उसकी शराफत के आगे हार जाता है। तो सीन बाय इटसेल्फ इतना ज़बरदस्त सीन था कि ये बिल्कुल क्रूअल बना हुआ था रॉबर्ट de Niro, और वो ही कुडन्ट परफॉर्म दैट। तो ये अपने आप में जो है मतलब बहुत ही बड़ा रोल है। ये बहुत ही बड़ा रोल है। तो ये करने की इच्छा है मेरी। बहुत सारे रोल्स हैं करने की इच्छा सिनेमा में और सोई थिएटर में। लेकिन अब पूरी इच्छाएँ हो जाए तो फिर साला फिर ज़िंदगी में आशा नहीं रहती। थोड़ा बहुत जो है इच्छाएँ अधूरी भी रहनी चाहिए। तो ठीक है। और राहुल, स्टेज के पीछे की तो बहुत कहानियाँ होती है। मैं तो 20 साल रहा हूँ। कोई ऐसी मज़ेदार कहानी है हमारे बलीमारा बैंड की? आई थिंक रिहर्सल्स पे जो बैंड वालों ने गालियां खाई, क्योंकि पीयूष भाई थिएटर और वो डिसिप्लिन मतलब आर्मी वाले हैं। तो ये अगर 9 बजे की रिहर्सल है तो 8:45 वहाँ पहुँच जाएंगे। और कई बार होता है कि बैंड मेंबर्स को रिहर्स पहले करना होता है कि पीयूष भाई को वेट ना कराएं। कई बार वो झूठ बोल देते हैं कि नहीं आप 10 बजे से आज रिहर्सल है, ताकि वो 9 से 10 वो लोग आ जाए। कहीं ना कहीं से वो एक लीक हो जाती है बात, तो वो 8:45 पहुँच जाते हैं। तो जो रिहर्सल्स पे वो श्लोक सुनते हैं पीयूष भाई से, वो लोग सुनते हैं। बहुत ही मज़ेदार होते हैं। वो आज भी नर्वस होते हैं परफॉर्मेंस से पहले, स्टेज पे चढ़ने से पहले तो आज भी नर्वस होते हैं कि आज मैं क्या डिलीवर करूँगा ऑडियंस को। हाँ, ये तो एक्चुअली पीयूष भाई ने पहले भी कहा और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि जिस दिन वो नर्वसनेस ख़त्म हो जाएगी, उस दिन आप समझ जी लीजिए कि आप अच्छे कलाकार नहीं हो। नर्वसनेस तो बहुत जी ज़रूरी है। राहुल, हम लोगों ने एक पोस्ट डाला था सर्कल, ऑडियंस जो है वो सवाल पूछ सकती हैं, तो कुछ सवाल है उनके लेना चाहूँगा। उससे पहले आखिरी एक जी आपसे जी सवाल जी। है, तंबुस्तान क्या है? हाँ। हिंदुस्तान हाँ। एक आईपी क्यूरेट की है सर, वेयर द होल कॉन्सेप्ट या जो उसकी सोल है, जहाँ मेरा मन है कि वो आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच का गैप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। वेयर एक हिंदी स्पीकिंग या रीजनल लैंग्वेजेस को लेके क्या इंडिया का एक वर्जन ऑफ टुमारोलैंड बन सकता है क्या? राइट, वेयर आर्टिस्ट इज ऑल्सो एन ऑडियंस एंड ऑडियंस इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग ऑडिटोरियम में टेस्ट कर रहे हैं, वेयर देयर इज
एन ensemble ऑफ आर्टिस्ट, एक पोएट भी हो सकता है, एक स्टोरी टेलर भी हो सकता है, एक सिंगर भी हो सकता है, एक कॉमेडियन भी हो सकता है. तो राइट नाउ वी ऑडिटोरियम ट्राई कर रहे हैं, बट इवेंचुअली वी वांट टू मेक इट लाइक अ 2 to 3 day फेस्टिवल वेयर पीपल सेलिब्रेट लाइफ, क्योंकि बियॉन्ड एवरीथिंग इज वन छोटी सी लाइफ. फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट. जैसा कि हमने कहा कि हमने कल एक पोस्ट डाला था, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे. कुछ सवाल बहुत बेसिक भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे अपकमिंग इमर्जिंग आर्टिस्ट काफ़ी ऑडियंस है. पहला सवाल है कि आपकी सिंगिंग में एक अलग टेक्सचर है, आपने ये कैसे डेवलप किया है या हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? एक्सपीरियंस से आता है यार, लाइफ एक्सपीरियंस से. सबको लगता है कि हम बहुत अधिक जो है रियाज करके कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. रियाज तो मैंने इतना किया नहीं है. ये बेसिकली जो है सिंगिंग हुई है, सड़कों की सिंगिंग हुई है, रोड सीट की सिंगिंग हुई है, थिएटर की सिंगिंग हुई है. उससे रगड़ रगड़ के जो है कोनोटेशन, कहाँ स्ट्रेस पॉइंट बनाए लिरिक्स में, कहाँ पर दबाव डालें, कहाँ पर खुला छोड़ दें, तो ये जो है मतलब आपके उससे डेवलप हुआ है. ये थिएटर एक्सपीरियंस है, सिर्फ थिएटर एक्सपीरियंस. तो आप अगर इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो आप जैसा थिएटर मैंने किया है, जितने पैशन के साथ मैंने थिएटर किया है, उतनी पैशन के साथ में आप थिएटर कीजिए, तो उससे मिल जाएगा आपको. ओके. हाउ टू ज्वाइन इज राइटिंग टीम? राहुल गांधी साहब को इंस्टाग्राम पे लिखिए और ज्वाइन कर सकते हैं. प्लीज आस्क हिम अबाउट हिज सॉन्ग दुनिया फ्रॉम गुलाल एंड अबाउट गुरुदत्त सी ये दुनिया सॉन्ग. नहीं, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है. अनुराग ने मुझसे कहा था कि एक आपको लाइन दे रहा हूँ, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इस पर आगे सॉन्ग लिखना है, क्योंकि गुलाल पूरी की पूरी पिक्चर इस लाइन को डेडिकेटेड है. उसने डेडिकेशन दिया था, पूरे गुलाल का जो है इस लाइन को डेडिकेशन दिया था. तो उसने कहा कि ये लाइन दे रहा हूँ आपको मैं, इस लाइन पर आपको एक नया सॉन्ग लिखना है. तो उसमें देयर इज नो रॉकेट साइंस, कोई गुरुदत्त का कनेक्शन नहीं है उसमें. उसने एक रेफरेंस था, मतलब रेफरेंस था, तो उस लाइन पर मैंने जो है पूरा का पूरा नया सॉन्ग लिखा. एंड व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द सॉन्ग? घर की क्या कहानी है सर? घर की कहानी कुछ नहीं है. घर की कहानी, घर 16 जनवरी को खुला था 1992 को. वो जो है श्रीराम सेंटर में एक प्ले था, जब शहर हमारा सोता है, मैंने लिखा था. वो उसके डायरेक्टर थे एन के शर्मा. तो वो जो है उसका एक गाना था. ये एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की के प्रेम की दास्तान थी वो. और वो बेसिकली रोमियो एंड जूलियट का अडेप्टेशन था, वेस्ट साइड स्टोरी का अडेप्टेशन था. तो उसका जो है सॉन्ग था, उसका एक सॉन्ग था. तो वो जो है सॉन्ग करते करते फिर बाद में खो तो नहीं गया, मैंने अलग अलग जगह गाया. तो फिर हितेश ने कहा कि आप इसको 2013 के कोक स्टूडियो में गा दो. तो मैंने गा दिया उसमें. तो इसमें एक लड़की की भी आवाज़ थी एक्चुअली, दीपाली गुप्ता जो उसकी मेन सिंगर थी, वो रहती है LA में. उसको बुलाना मैं पता नहीं कि भूल गया, या मुझे लगा कि आएगी या नहीं आएगी, ऐसे कुछ करके बाद में पछताया मैं काफ़ी. बाद में मुझे बुलाना चाहिए था उसको, मुझे ऐसा लगा. लेकिन उसकी भी लाइन्स फिर मैंने खुद ही गा दी. तो ये है दास्तान उसकी, और उसके आगे दास्तान कुछ नहीं है. सर अगर आप कंफर्टेबल हो उसके वो घर गा सकते हैं. उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, दोनों रहेंगे कबूतर से, जिसमें होगा न बाजों का डर. सर ये गाने के लिरिक्स ऐसे हैं, मेरे ख्याल से 100 साल बाद भी कनेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज बहुत ही स्ट्रेट प्यार तो रहेगा. सिंपल. हाँ, मतलब वो तो आदिकाल से फिजाओं में गूंजती आवाज़ है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. ये पहले भी थी, हमेशा रहेगी आवाज़. कुछ भी आ जाए, लेकिन आपके लड़का लड़की की जो है ये एक्चुअली ये जो 20-21-22 साल का संबंध होता है ना, ये जिसमें दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, प्यार वही होता है. करेक्ट. दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं होती. बाद में कंडीशन जुड़ जाती हैं इसमें. 30 साल के प्यार में जो कंडीशन जुड़ जाती हैं कि यार करूँगा, फिर शादी भी करनी पड़ेगी, फिर कमाना भी पड़ेगा. इस उम्र के प्यार में कोई जो है कंडीशन नहीं जुड़ती. मतलब खाली मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बात खत्म होगी, भाड़ में की दुनिया, आगे को जो होगा देख लेंगे. एक्चुअली कंडीशंस या प्यार दोनों में से एक ही हो सकता है. हाँ, सही बात, सही बात. इस समय जो है मतलब कुछ होता है, दिमाग का खोखलापन होता है जो आपको प्यार करने के लिए मजबूर करता है. तो बहुत बड़ी चीज़ होती है वो. उसको उम्र के बाद आता नहीं, कभी नहीं आता. वो बावड़ापन कभी नहीं आता. सर अगला क्वेश्चन और रिक्वेस्ट भी है, लिखा है, अगर समय में पीछे जा पाते तो क्या अपना पहला प्रेम प्रसंग पूरा करते? सिगरेट पीते हुए बताएं. सिगरेट पीते हुए बताएं?
क्या मतलब? उन्होंने लिखा है कि अगर आपको मौका मिलता तो पहला प्रेम प्रसंग पूरा पीछे टाइम जाके पूरा करते क्या आप? पहला प्रेम प्रसंग मतलब? जो रहा हो पहले। फर्स्ट आपका जो लव था, अगर आपको मौका मिले कि आप पास में जा सके। वो मौका मिलने के हाइपोथेसिस है ना, वो तो हो नहीं सकता। अब पास में जा नहीं सकते, इसलिए वो भी हो नहीं सकता। करंट को क्यों बिगाड़ेंगे? हाँ, हाइपोथेसिस है ना ये सब जो है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो अब ऐसा हो नहीं सकता, तो अब क्यों खामखा उस पर दिमाग लें। सर अगला सवाल है कि क्या इंसान आर्टिस्ट बनकर ही जन्म लेता है या जन्म लेकर आर्टिस्ट बनता है? आर्टिस्ट बनकर जन्म लेता है। कुछ बंदे सिंगर बनने के लिए पैदा होते हैं, कुछ बंदे एक्टर बनने के लिए पैदा होते हैं, कुछ बंदे जो है पेंटर बनने के लिए पैदा होते हैं। ये सब जो ऊपर से मिलता है, ये सब ट्रेड जो है सारे ऊपर से मिलते हैं। मोजार्ट ने जो है आपके 10 साल की उम्र में सिम्फनी क्रिएट कर ली थी। कई लोगों ने जो है कमाल 23 साल के में इसमें रहमान ने जो है मतलब आपके इतना दिल है छोटा, छोटी सी आशा वगैरह क्रिएट कर लिया था। तो ऐसी जो है, ऐसी अनुराग कश्यप जब बचपन से जब वो बचपन गेम हुआ करते थे ना बच्चों के, तो सिनेमा का थिएटर बनाया करता था वो स्ट्राइकर रख के कि ये प्रोजेक्टर है, गोटियां ये ऑडियंस है। बचपन से उसके अंदर ये स्ट्रिक्स थे। तो ये जो है मैंने पहली पोइट्री 7th स्टैंडर्ड में लिख ली थी, अपनी माता जी। हाँ। तो ये सब चीज़ें जो है ये ऊपर से बनकर आती हैं और कॉपी नहीं की जा, कल्टीवेट नहीं की जा सकती। आप ग्रो कर सकते हैं उस पर, उस लाइन पर ग्रो कर सकते हैं। यू कांट कल्टीवेट। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं तो फिर आप आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फिजूल है, आप कुछ दिनों में हार मान जाएंगे। आप एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिनों में हार मान जाएंगे। रणबीर कपूर जो है बचपन से वो बाय बर्थ एक्टर है, इसलिए नहीं कि राजू कपूर साहब का पोता है, वो बाय बर्थ एक्टर है। मैंने उसके साथ काम किया है, बहुत बहुत डिपेंडेबल एक्टर है और वो बाय बर्थ एक्टर है। और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जिन लोगों ने स्टार बनने की कोशिश कर ली, एक्टर बनने की कोशिश कर ली, लेकिन नाकामी के साथ वो फेलियर साबित हुए। तो आप ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश कर सकते हैं एक्टर, लेकिन बनते नहीं है एक्टर। ओके, हुस्ना सॉन्ग के पीछे की कहानी क्या है और अपने सॉन्ग्स के म्यूजिक अरेंजमेंट या मेलोडी को अप्रोच करने के बारे में आपका क्या तरीका होता है? तो हुस्ना के पीछे क्या कहानी है सर? हुस्ना भी प्ले का सॉन्ग था। हाँ, आपने बताया भी था एक्चुअली। 1990 में जो था, ये 30 जनवरी को हुआ था प्ले लेडी श्री राम कॉलेज में। वो भी एनके ने डायरेक्ट किया था। वो जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के एक मतलब आपके ये अलग होते हैं। जब एक जत्था वहाँ से आता है राइट्स में से बचता हुआ, उसकी कहानी, लड़कियों की कहानी थी वो। तो जो है उसका पूरा हितेश ने किया था अरेंजमेंट। मैंने उसे मैं अपने अरेंजमेंट जानता भी नहीं कुछ अरेंजमेंट के बारे में, तो अरे हितेश ही करता है जो कुछ करता है। एंड ही अंडरस्टैंड्स माय सॉन्ग्स वेरी मच। वो पूरी तरह से जानता है क्या चाहते हो पीयूष मिश्रा। तो वो पूरा अरेंजमेंट जो है मतलब आपके उसके हाथ में होता है, वही करता है। उसने घर का भी उसने किया, हुस्न का भी उसने किया, आरंभ का भी उसने किया। तो वो समझता है मेरे सॉन्ग्स को। ये है। फैंटास्टिक। पूछा है कि आपके हिसाब से किसी राइटर के लिए सबसे अच्छी 5 बुक्स कौन सी हैं, और जॉन एलिया की आपकी फेवरेट 2 लाइन्स हैं, वो कौन सी है? मैंने बहुत अधिक नहीं पढ़ा है उनको, जॉन एलिया को। और 5 बुक्स, 5 क्या 10 बुक्स भी काम में नहीं आती। जिंदगी एक्सपीरियंस काम में आते हैं। आपके लाइफ तजुर्बे जितने काम में आते हैं लिखने में, उतना और कोई चीज़, कोई किताब जो है यार, किसी आर्ट को परस्यू करने के लिए कोई किताब कभी काम में नहीं आती। ना एक्टिंग हो, ना पेंटिंग हो, ना सिंगिंग हो, सब अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है आपके, बिल्कुल प्रायोगिक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो है वही काम में आते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। आखिरी कुछ सवाल है जो आप लोग दोनों से पूछ रहा हूँ, जैसे जो आप बताना चाहें। सर, आप कौन सी ऐसी बात है किसी भी इंसान में जो आपको बहुत पसंद आती है? किसी भी इंसान में? हाँ। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। सरल जितना होगा आदमी, उतना ही आपको जो जुड़ने की इच्छा होती है उससे। और आप लोग दोनों से अलग अलग पूछा जाए कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेबल्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, फेलो आर्टिस्ट हैं, और बहुत सारी अरेंजमेंट्स हैं, आप लाइव शो भी करने जाते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में बेहतर होनी चाहिए? इंडस्ट्री में? हाँ, अबाउट म्यूजिक? जी। राहुल मेरे ख्याल से बताएगा, अब मुझे तो जानकारी नहीं है इसकी। राहुल, एनीथिंग यू वांट टू चेंज और यू वांट टू इम्प्रूव? सर, आई थिंक ऑलरेडी वो प्रोसेस शुरू हो गया है। आई फील जो अवेयरनेस, आई थिंक आपके शो से भी काफ़ी सारा जो राइट्स, रॉयल्टीज और इन सब के बारे में, आई थिंक देयर कैन बी मच मोर और मे बी फास्टर पेस पे, जहाँ आर्टिस्ट तक एक वो ट्रांसपेरेंसी, वो गाना बनाने से पहले और गाना बनाने के बाद कहाँ जाने की जो प्रोसेस है, आई थिंक वो
और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से पहुँचे फॉर पीपल लाइक और एनीवन, फॉर मी, फॉर एनीवन हु इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे थ्रू दिस chaos. क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई फील हर बंदा चाहता है अपने लिए कुछ करना और लेबल चाहता है अपने कुछ प्रॉफिट्स जनरेट करना, बट कहीं ना कहीं आई फील आर्टिस्ट और मैनेजर्स कहीं ना कहीं वो एक ट्रांसपेरेंसी सीख कर रहे हैं कि आप ज़रूर कमाएं बट व्हाट इज़ गुड फॉर अस वो भी गाइड करें. करेक्ट. तो सर आपको पब्लिशिंग रॉयल्टी इनके बारे में कुछ भी आइडिया रहता है? मेरे को IPRS की मिलती है, मतलब इंडियन पब्लिक क्या होता है, परफॉर्मिंग राइट्स, परफॉर्मिंग राइट्स की सोसाइटी की मिलती है. जब नहीं मिल रही थी तब मुझे मालूम नहीं था कि रॉयल्टी भी होती है, तो मैंने गंवा दिया. मेरे को तो 15 मेरे को तो बहुत लेट मिलनी शुरू हुई, क्योंकि मुझे खुद बहुत देर में आई कि जो रॉयल्टी मिलती है. तो मैंने अप्लाई किया, तो तब तक जो है मेरे को लोगों ने बहुत धुतकारा कि यार तुम्हारे मेजर जो है फीस था गुलाल का वो निकल गया, उसकी सारी रॉयल्टी निकल गई. तो मुझे तो एहसास ही नहीं था कि रॉयल्टी मिलती है. तो है, मिलती है. इनफैक्ट रॉयल्टी ऐसा है कि मेरा अगर डेटा सही है तो पिछले साल IPRS ने तकरीबन 550 करोड़ रुपए कलेक्ट की है, जिसमें से आधे पैसे कंपोजर और लिरिसिस्ट के होते हैं. तो उतने 275 करोड़ रुपए के आसपास दिए गए हैं. और सारे एस्टिमेट्स को अगर ध्यान में रखें तो अगले 5-10 साल में ये नंबर कम से कम 2-3 गुना बढ़ने वाला है. तो आपके गानों की रॉयल्टी, अब गाने तो सुने जाएंगे, आज से 10 साल बाद भी सुने जाएंगे, तो ये काइंड ऑफ पेंशन है रॉयल्टी हर जगह से. और दूसरा क्या है कि अब IMSRA एसोसिएशन है जो सिंगर्स को भी रॉयल्टी कलेक्ट कर रही है. तो आपको एज अ कंपोजर, एज अ लिरिसिस्ट रॉयल्टी मिलेगी IPRS से, लेकिन आपको एज अ सिंगर भी IMSRA से रॉयल्टी मिलनी शुरू होगी. बट आपको ऑब्वियसली रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको अपने सारे गाने वहाँ रजिस्टर करने पड़ेंगे. ठीक है. मेरा आखिरी सवाल है पीयूष जी आपसे कि जितने भी लोग आपको जानते हैं, आपको चाहते हैं, आपका म्यूजिक सुनते हैं, उन सब लोगों के मन में आप कैसे रहना चाहोगे या कैसे अपने आप को पाना चाहोगे? एज अ हम्बल पर्सन जिसने किसी का बुरा नहीं किया कभी, नॉट एज ए सिंगर, नॉट एज एन आर्टिस्ट. मैं ऐसा बंदा जिसने किसी का बुरा नहीं किया. आई वॉन्ट टू बी रिकॉग्नाइज, आई वॉन्ट टू बी नोन एज ए पर्सन जो है, अगर किसी ने किसी का बुरा किया तो उसका पछतावा भी किया, मैं पछताया उसके बारे में. आई रिग्रेट इट. और मैंने बाकायदा जाकर जो है हम्बली माफ़ी मांगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो आई जस्ट वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड एज ए वेरी नाइस पर्सन, एज जो किसी का बुरा नहीं करना चाह रहा था और जिसने किसी का बुरा नहीं किया. तो यही है मेरी. मैं एज एन आर्टिस्ट जो है अगर एज ए बोनस जो है, ये तो बोनस हो जाएगा मेरे लिए. तो और दूसरी बात है कि आई वॉन्ट टू एक्ट. बहुत सारा एक्टिंग करना चाहता हूँ. बैंड से अधिक जो है मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ. मतलब अगर रूल्स हैं इस वक्त इंडस्ट्री के पास में, क्योंकि रूल्स ही नहीं है इनके पास में. रूल्स नहीं है, मतलब आपके वो कैरेक्टर जो होते हैं ना, कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वो हमारे पास में, हम बहुत ही बड़ा लकुना है ये इंडस्ट्री के पास में. रूल्स नहीं. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग करना चाहता हूँ अभी. वो एक मेजर, अगर अंदर से पूछे ख्वाहिश जो है मेरी, तो बल्ली महारान से अधिक जो है ख्वाहिश उसकी है कि जो है मुझे रोल्स करने हैं. आशा करते हैं कि सर ऐसा हो बहुत जल्दी. राहुल, हम इंडस्ट्री के काफ़ी लोग ये पॉडकास्ट देखते सुनते हैं. एनीथिंग यू वांट टू से ऑन बिहाफ ऑफ पीयूष मिश्रा, राहुल गांधी, बली महारान, उड़न खटोला, तंबुस्तान, तंबू एंटरटेनमेंट, कोई भी ऐसी बात जो आप इंडस्ट्री के लोगों को बताना चाहती हो? अरे नहीं सर, आई डोंट थिंक उस स्टेज पे हूँ, बट आई ऑन बिहाफ ऑफ पीयूष भाई कहूँगा खुश रहो, बस बी ह्यूमन. थैंक यू पीयूष भाई, मुझे बात करके बहुत मज़ा आया. थैंक यू. आप जैसे हैं वैसे ही हैं. आप तो बदलते नहीं, सबसे अच्छी बात है. तो ऐसे ही रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऊपर वाले से आशा करता हूँ कि आप जीवन भर ऐसे ही रहें. और राहुल, थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पोर्ट. आप आए बीच में और आपने बहुत सारी बातें की. जितने भी लोग सुनेंगे और देखेंगे उनको मैंने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी सीखी है. पीयूष भाई, जो आपने 2 सीख जीवन की बताई थी ना, एक्चुअली वो सुनने में कभी कभी आदमी मिस कर जाता है, बट मैं उसको कंक्लूड करना चाहता हूँ कि आपने शुरू में कहा कि लत किसी भी चीज़ की नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो काम की क्यों ना हो. और जब आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हो तो अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है. ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख है. वो ओशो भी कहते थे कि माला फेरना और नशा करना दोनों ही आदत बुरी है, क्योंकि बुरी आदत है
किस चीज़ की आदत लग रही है वो बुरी नहीं। और दूसरा आपने बताया कि जब भी आपने कुछ गलती की है, आप अगर किसी को जाके बोल लो या बोल भी नहीं और आप लिख लो, और हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से हर धर्म में, हर ग्रंथ में वो समर्पण और सरेंडर ही सिखाते हैं। एक बार जब इंसान अपनी वो ईगो को छोड़ना शुरू करता है तो इवेंचुअली वो अपनी सही जगह पहुंच ही जाता है। तो थैंक यू इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। आई एम श्योर जो भी सुनेंगे देखेंगे उनको बड़ा मजा आएगा। चलो थैंक यू जी, सर। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। डन सर, आपको मजा आया कि नहीं सर? बहुत बढ़िया रहा। बस मेरा यही था, मैं कल इंटरव्यूज देख रहा था, मैंने बोला कि अगर उनके लिए इस इंटरव्यू में 2-4 सवाल नए नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा उनको। इतने बढ़िया सवाल पूछे कि जो है यूजुअली कोई पूछता नहीं है ऐसे, तो इंटरेस्टिंग सवाल थे, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। सब क्या, विशाल क्या, रेखा क्या, अरिजीत क्या, रहमान क्या, यो हनी, तो मेरे ख्याल से मैं शायद किसी को भी सिंगल आउट नहीं कर पाऊँगा। सबको देखना चाहूँगा मैं।